हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब? होप सब बहुत अच्छा, आपकी अच्छी चल रही होगी। हाँ जी, आइए आज मैं आप लोगों को मई 23 अटेम्प्ट का सीए इंटर अकाउंट का MTP 2 कवर कराऊंगा। सर एक बार फिर से रिपीट करना। अटेम्प्ट है मई 23, पेपर है आपका अकाउंटिंग, और MTP 2 मैं इस वीडियो में आप लोगों को कवर कराऊंगा। सर MTP 1 का और RTP का क्या रहेगा, उनकी वीडियो मैंने ऑलरेडी अपलोड कर दी है। आज की वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले एक इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन मैं आपके साथ शेयर कर देता हूँ। सीए इंटर अकाउंट और एडवांस अकाउंट के जो टॉप मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, उसका PDF मैंने अपने टेलीग्राम चैनल पे शेयर कर दिया है और उनकी वीडियो ऑलरेडी अपलोड कर दी है। उन वीडियो के अंदर मैंने टॉप मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन कवर कराए हैं और साथ के साथ इंपोर्टेंट कंसेप्ट का रिवीजन भी कराया है। तो आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लें और वो नोट्स आप इस चैनल से ले सकते हैं। ये जो आपकी MTP 2 है, इसको आप ICAI की वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हैं या आपको ये मेरे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएंगे। शुरू करें? हाँ जी सर, चलिए पहले क्वेश्चन से लग जाते हैं। क्वेश्चन फर्स्ट का ए, ये क्वेश्चन आपका AS16 का क्वेश्चन है। AS16 ये कहता है, अगर आपकी स्पेसिफिक बोरोइंग है तो उस केस में आप क्या करेंगे? एक्चुअल बोरोइंग कॉस्ट को कैपिटलाइज करेंगे एज रिड्यूस्ड बाय एनी टेम्परेरी इन्वेस्टमेंट इनकम, और जो टेम्परेरी इन्वेस्टमेंट है सर वो आपकी स्पेसिफिक बोरोइंग से होनी चाहिए। एक्चुअल बोरोइंग कॉस्ट जब आप कैपिटलाइज करेंगे तो एक बात का ध्यान रखेंगे कि जिस डेट से आप कैपिटलाइजेशन स्टार्ट करेंगे उस डेट पे एज पर AS16 कैपिटलाइजेशन की सारी कंडीशन पूरी हो। सर एक होता है आपका जर्नल बोरोइंग। हम जर्नल बोरिंग में हमेशा पहले क्या करते हैं, जनरल बोरिंग का रेट निकालते हैं, उसके बाद सर फिर क्या करते हैं, कैपिटलाइजेशन अमाउंट निकालते हैं, एक्सपेंडिचर इनकर्ड ऑन क्वालिफाई एसेट। ठीक, चलिए ये जो क्वेश्चन है ये आपका सिर्फ और सिर्फ जनरल बोरिंग रेट मांग रहा है आपसे। मैं हर क्वेश्चन से पहले आपको 5 to 10 सेकंड दूंगा। आई नो कि 5 to 10 सेकंड में क्वेश्चन आप नहीं पढ़ पाएंगे, लेकिन आप वीडियो को पॉज करके एक बार कंप्लीट क्वेश्चन पढ़ना, फिर आप मेरे साथ क्वेश्चन पढ़ेंगे, क्योंकि पढ़ेगा क्वेश्चन तभी बढ़ेगा क्वेश्चन। एक प्यारी सी बात और, AS जो है ना, उसकी प्रेजेंटेशन एग्जाम में काफी मैटर करती है। 1 मिनट लेके मैं हल्का सा यहाँ पे डिस्कस कर लेता हूँ कि आपने AS के आंसर को कैसे प्रेजेंट करना। एक्सक्लूसिव वीडियो मैं बड़ी जल्दी इस चैनल पर डाल दूंगा। ठीक जी सर, देखिए सर अगर AS का आपका प्रैक्टिकल क्वेश्चन है तो आप AS का नाम नंबर जरूर लिखें। अगर AS का थ्योरेटिकल क्वेश्चन है तो भी आप AS का नाम नंबर जरूर लिखें। अगर AS का केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन है तो उस केस में सर आप अपने आंसर को 3 पार्ट में लिखें। पार्ट 1 में एज पर द रिस्पेक्टिव प्रोविजन ऑफ AS, ठीक। सेकंड सर इन द गिवन केस, और थर्ड में कंक्लूजन लिखे। ठीक, चलिए पढ़ेंगे क्वेश्चन फर्स्ट का ए। देखिए क्या लिखते हैं, ABC Limited has started construction of an asset on 1st December 21 which continued till 31st March 22 and is expected to go beyond a year। ठीक है, तो सर ये एसेट क्या बन गया आपके लिए? क्वालिफाई एसेट बन गई। The entity has not taken any specific borrowing to finance the construction of the asset but has incurred finance cost on its general borrowing during the construction period। ठीक है, the directly attributable expenditure at the beginning of the month of this asset was 10 lakh in December 21 and 4 lakh in each of the month of January to March। ठीक है, ये सर आपको बताया कि एक्सपेंडिचर असेट के ऊपर आपने कैसे इनकर किए हैं। At the beginning of the year, the entity has taken inter-corporate deposit of ₹20 lakh at 9% rate of interest। देखिए सर कंपनी की वो बोरोइंग के बारे में बता रहा है। वो बता रहा है कि एट द बिगिनिंग ऑफ द ईयर, आपका अगर ईयर स्टार्टिंग की बात करें तो सर 1 अप्रैल 21 से स्टार्ट होता है और 31 मार्च 22 को ईयर एंड है। ठीक, एक प्यारी सी बात और मैं आपको बता देता हूँ, आपका अकाउंट का सब्जेक्ट है, कॉस्टिंग का सब्जेक्ट है, टैक्स का सब्जेक्ट है, जितने भी आपके न्यूमेरिकल सब्जेक्ट हैं, आपके प्रैक्टिकल क्वेश्चन के सब्जेक्ट हैं, सर हमेशा ना क्वेश्चन पे कंट्रोल करना सीखिए। और क्वेश्चन पे कंट्रोल करने का बेस्ट भी होता है डायग्राम। जहां भी आपको लगे ना कि क्वेश्चन में थोड़ी सी दिक्कत हो रही पढ़ने में ना, आप उसका डायग्राम बना लीजिए। ठीक, 1 अप्रैल 21 को वो क्या कह रहा है, द एंटिटी हैड टेकन इंटर कॉर्पोरेट डिपॉजिट ऑफ ₹20 लाख। 20 लाख के इंटर कॉर्पोरेट डिपॉजिट है
किस रेट से? 9% रेट ऑफ इंटरेस्ट है, ठीक है। आगे लिखते हैं, एंड हैड एन ओवरड्राफ्ट ऑफ 4 लाख विच इंक्रीज टू 8 लाख ऑन 1 मार्च 22, ठीक है। सर वो ये कह रहा है जो आपका ओवरड्राफ्ट है वो आपका कितने का है? 4 लाख का है, जो कि 1 मार्च से कितने का बढ़ के हो गया साहब? आपका 8 लाख का हो गया, ठीक है। सर ओडी है 4 लाख का, ठीक है, जो कि 1 मार्च से बढ़ के ओडी 8 लाख का हो गया, ठीक है। इंटरेस्ट वाज पेड इन ओवरड्राफ्ट एट 10% अंटिल 1 जनवरी, ओके। इसके ऊपर जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो 10% है, और कहां तक? 1 जनवरी 22 तक, ठीक है। उसके बाद क्या कह रहा है? एंड देन द रेट वाज इंक्रीज टू 12%। इसके बाद सर आपका जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो 12% हो गया, ठीक है। यू आर रिक्वायर्ड टू कैलकुलेट द एनुअल कैपिटलाइजेशन रेट फॉर कंप्यूटेशन ऑफ बोरोइंग कॉस्ट इन अकॉर्डेंस विद AS 16। सर वो एनुअल कैपिटलाइजेशन रेट मांग रहा है आपसे ना, बड़े ध्यान से मेरी बात सुनना। आपने कंस्ट्रक्शन कब से स्टार्ट किया? सर 1 दिसंबर से। अगर क्वेश्चन आपसे ये मांगता कि आपने बोरोइंग कॉस्ट का कैपिटलाइजेशन अमाउंट निकालना, तो आप 1 दिसंबर से कैपिटलाइजेशन स्टार्ट करते, ठीक। लेकिन क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट सर यहाँ पे क्या है कि आप ना एनुअलाइज बोरोइंग रेट निकालिए। हालांकि मैं आपको बता दूं, इस क्वेश्चन में ना, मान लो क्वेश्चन आपसे सिर्फ और सिर्फ ये मांगता कि बोरोइंग कॉस्ट कैपिटलाइज का अमाउंट निकालिए, तो यहाँ पे 2 अल्टरनेटिव होते हैं। एक अल्टरनेटिव होता है कि हम एनुअल बोरोइंग रेट निकालते हैं, और एक सर अल्टरनेटिव ये होता है कि हम लोग क्या करते हैं सर, 1 दिसंबर के बाद का बोरोइंग रेट निकालते हैं। आपको मैं थोड़ा और डिटेल में बताता हूँ, क्योंकि ये क्वेश्चन ना CA फाइनल का क्वेश्चन है, और ये इंडेक्स 23 का क्वेश्चन है। इन्होंने AS 16 के कंटेक्स्ट में आसान करके पूछ रखा आपसे, ठीक। वहां पे बोरोइंग कॉस्ट का अमाउंट मांगते हैं। होता क्या है, जो बड़ी कंपनियां होती हैं जहां पे सर पूरे साल बोरोइंग चलती रहती है अलग अलग टाइप की, और पूरे साल सर कैपिटलाइजेशन चलता रहता है। कभी असेट A का कंस्ट्रक्शन चल रहा है, कभी असेट B का कंस्ट्रक्शन चल रहा है, ठीक। तो ऐसे केस में सर कंपनियां क्या करती है, एनुअलाइज रेट निकालती है, और जितने टाइम पीरियड के लिए सर क्वालिफाई असेट के ऊपर एक्सपेंडिचर इनकर्ड होता है, उतने टाइम पीरियड के लिए वो क्या करती है, अमाउंट को कैपिटलाइज कर देती है, ठीक। जहां पे सर छोटी कंपनियां होती है, छोटी कंपनियों के अंदर क्या होता है, आप आइडेंटिफाई कर पाते बोरोइंग को ना, कि ये बोरोइंग यहाँ पे कहीं ना कहीं यूज हुई है, हालांकि जनरल बोरोइंग है। तो उस केस में सर क्या होता है, जनरली डेट ऑफ कंस्ट्रक्शन स्टार्ट से ही आप क्या करते हैं, बोरिंग रेट निकालते हैं, ठीक। लेकिन ये सारी समस्याएं सर उस तरह के क्वेश्चन में आती है जहां पे क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट आपकी कैपिटलाइजेशन अमाउंट की होती है, ठीक, जहां पे हम 2 अल्टरनेटिव में आंसर बताते हैं। यहाँ पे सर आपसे मांगा ही क्या क्वेश्चन है, एनुअलाइज रेट मांगा, ठीक। ये मैंने आपकी नॉलेज के लिए कुछ बातें एक्सप्लेन कर दी। अगर मैं इस क्वेश्चन के कंटेक्स्ट में बात करूँ, तो इस क्वेश्चन के कंटेक्स्ट में सिर्फ एक ही बात है कि आपको क्या करना, एनुअलाइज बोरिंग रेट निकालनी है। एनुअलाइज बोरिंग रेट अब कैसे निकलेगी सर, ड्यूरिंग द ईयर आपने कितनी इंटरेस्ट कॉस्ट बियर की है, और ड्यूरिंग द ईयर सर आपका जो आउटस्टैंडिंग अमाउंट है वो कितना है, ठीक। चलिए देखिए, अगर मैं 9% ICD की बात करूं, तो सर ये अमाउंट आपका पूरे साल आउटस्टैंडिंग रहा है। तो 9% के हिसाब से सर इसकी जो कॉस्ट आएगी वो 180 आ जाएगी, और आउटस्टैंडिंग अमाउंट सर आपका 20 लाख इंटू 12 डिवाइड 12 आ जाएगा, ठीक। ये देखिए सर, ये वेटेड एवरेज ऑफ बोरोइंग अमाउंट, और ये सर आपका इंटरेस्ट कॉस्ट आ गया, ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगर मैं OD की बात करूं साहब, देखिए 1 दिसंबर तक आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है सर, 1 दिसंबर तक अपना जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो है 10%, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, 4 लाख का 10% इंटरेस्ट आपका निकालेंगे साहब 9 मंथ का, 4 लाख का 10% इंटरेस्ट 9 मंथ के हिसाब से, ठीक जी सर। चलिए आउटस्टैंडिंग की बात करें तो सर आपका जो 4 लाख है, एक तो 9 मंथ के लिए आ जाएगा, और यहां तक रहा सर वो 1 मार्च तक, ठीक है। तो इस बारे में मैं अलग से भी चर्चा करूंगा, आगे बढ़ते पहले मैं देखिए सर, उसके बाद अपनी जो बोरोइंग कॉस्ट आएगी वो कितनी आएगी सर, जनवरी और फरवरी की 4 लाख की है। रेट ऑफ इंटरेस्ट सर आपका 12% आ जाएगा 2 महीने का। ये देखिए 4 लाख है, 2 मंथ का 12% के हिसाब से ये इंटरेस्ट कॉस्ट आ गई, ठीक। और देखिए जो 4 लाख आपका आउटस्टैंडिंग अमाउंट रहा 1 मार्च तक, तो 4 लाख इंटू 11 डिवाइड बाई 12, आप ऐसा भी कर सकते हैं, 4 लाख इंटू 9 डिवाइड बाई 12 प्लस 4 लाख इंटू 2 आपका डिवाइड बाई 12, 9 मंथ अलग 2 मंथ अलग, ठीक। मैं इस बात को दोबारा बोल दूं, हाँ जी सर,
4 लाख का जो आपका आउटस्टैंडिंग अमाउंट है वो 11 मंथ के लिए रहा है, तो आप ऐसा कीजिए 4 लाख इंटू 11 डिवाइड बाई 12, या फिर ऐसा कीजिए 4 लाख इंटू 9 डिवाइड बाई 12 प्लस 4 लाख इंटू 2 डिवाइड बाई 12। ठीक, चलिए 8 लाख पे सर 1 मंथ का इंटरेस्ट आ जाएगा 12% के हिसाब से, और 1 मंथ का सर आपका आउटस्टैंडिंग अमाउंट आ जाएगा। तो ये आपका ड्यूरिंग द ईयर बोरोइंग कॉस्ट आई है, और ये आपका वेटेड एवरेज ऑफ अमाउंट ऑफ बोरोइंग आया है ड्यूरिंग द ईयर। ठीक, तो आपका सर एनुअलाइज बोरोइंग रेट आ जाएगा, जनरल बोरोइंग रेट है, कैपिटलाइजेशन रेट है, डिवाइड बाई 24333334, 9.29%। ठीक, चलिए क्वेश्चन फर्स्ट का बी पढ़ेंगे। ये क्वेश्चन आपका डिट्टो ऐसा ही क्वेश्चन है जो MTP 1 में आया हुआ है। तो सर क्या हम MTP 1 में उस क्वेश्चन को रेफर करें? नहीं, कुछ क्वेश्चन यहाँ पे ऐसे हैं इस MTP के अंदर जो मैंने अलग अलग प्लेटफॉर्म पे, मतलब अलग अलग वीडियो में कवर करा रखे हैं। यू डोंट वरी, मैं सारे क्वेश्चन यहीं पे कवर कराऊंगा ताकि आपको कोई और वीडियो रेफर करने की नीड ना पड़े। ठीक, देखिए सर क्वेश्चन फर्स्ट की अगर मैं बी की बात करूँ, इस क्वेश्चन का स्ट्रक्चर समझते हैं। होता क्या है, एंटिटी के पास ना कुछ ऐसी इन्वेंटरी होती है जो स्लो मूविंग है, मतलब कम बिकती है। तो ऐसे केस में एंटिटी क्या करती है सर, अपनी पॉलिसी बना लेती है प्रोविजन क्रिएट करने की। एग्जाम्पल के तौर पे कंपनी ने पॉलिसी बनाई कि अगर वो ना किसी इन्वेंट्री को विद इन 12 मंथ नहीं बेच पाएगी, या इन्वेंट्री की नेचर ऐसी कि 12 मंथ तक नहीं बिकती है, तो हम 5% प्रोविजन बनाएंगे, 1 to 3 ईयर 7%, 3 एंड मोर ईयर, ऐसे करके सर वो पॉलिसी बना लेती। ठीक, कंपनी ऐसा ही करती थी। इस बार कंपनी ने क्या किया, टेक्निकल वैल्यूएशन करा लिया। टेक्निकल वैल्यूएशन का मतलब क्या है कि जो कंपनी के पास इन्वेंट्री पड़ी हुई है स्लो मूविंग एंड नॉन मूविंग, ठीक, टेक्निकल बंदे को बुला और उसका वैल्यू कराया। ठीक, पहले हम प्रोविजन कैसे क्रिएट करते थे, परसेंटेज के बेस पे स्लो मूविंग आइटम के ऊपर उसकी कॉस्ट का परसेंटेज प्रोविजन क्रिएट कर लेते थे। अब हम प्रोविजन कैसे क्रिएट कर रहे हैं, जो अपनी कॉस्ट है उसका कंपैरिजन करते हैं, जो टेक्निकल बंदे ने, मतलब टेक्निकल वैल्यूएशन वाले ने क्या किया, वैल्यू निकाली। ठीक, चलिए H Limited was making provision for non-moving stock based on no issue having occurred for the last 12 months up to 31st March 21. ठीक है, the company now want to change it and make provision based on technical evaluation during the year ending 31st March 22. सर इस साल से कंपनी ने क्या फैसला किया कि वो अब टेक्निकल इवेल्यूशन करके ही प्रोविजन क्रिएट करेगी। टोटल वैल्यू ऑफ द स्टॉक 31st March 22 120 लाख है। Provision required based on technical evaluation amounting to 3 lakh. However, provision required based on 12 month, no issue is 4 lakh. You are required to discuss the following point in the light of AS1. Does this amount of change in accounting policy? No, ये accounting policy में change नहीं है। आगे लिखता है, Can the company change the method of accounting? देखिए सर, कंपनी अगर प्रोविजन के मेथड में चेंज करती है तो ये अकाउंटिंग एस्टिमेट में चेंज माना जाता है, और कंपनी ऐसा कर सकती है अगर मोर प्रूडेंट है ऐसा करना। एक्सप्लेन हाउ इट विल बी डिस्क्लोज इन द एनुअल अकाउंट ऑफ HIL लिमिटेड फॉर द ईयर 21-22। देखिए अगर सर मटेरियल अमाउंट में, मतलब ऐसे बोलता हूँ, अगर मेथड ऑफ प्रोविजन में चेंज करने से मटेरियल अमाउंट आता है तो आप उसे क्या करेंगे साहब, अलग से डिस्क्लोज करेंगे और साथ साथ नोट्स अकाउंट में डिस्क्लोज करेंगे। ठीक, नोट्स अकाउंट में हम लोग क्या डिस्क्लोज करेंगे, ये डिस्क्लोज करेंगे साहब कि अर्लियर हमारी पॉलिसी क्या थी, प्रोविजन क्रिएट करने की पॉलिसी थी, ट्रेडिशनल पॉलिसी। अब हमने क्या किया, टेक्निकल इवैल्यूएशन के हिसाब से हम लोग प्रोविजन कैलकुलेट कर रहे हैं। अगर हम अर्लियर पॉलिसी अडॉप्ट करते हैं तो उस केस में क्या होता, हमारी जो नेट असेट है और नेट प्रॉफिट है वो 1 लाख रुपए से कम आ रही होती। ठीक, चले जी सर। सर यहाँ पे ना सोल्यूशन अगर आप देखेंगे तो बताया है कि ये अमाउंट मटेरियल नहीं है, लेकिन फिर भी नोट्स अकाउंट में तो आपको डिस्क्लोजर देना ही देना है, तो इन्होंने नोट्स अकाउंट में डिस्क्लोजर दे दिया। देखिए क्या लिखता है, द डिस्क्लोजर कैन बी मेड फॉर सच चेंज इन द फॉलोइंग लाइन बाई वे ऑफ नोट्स। ठीक, इससे पहले पढ़िए, इन द गिवन केस कंसिडरिंग द टोटल वैल्यू ऑफ इन्वेंट्री द चेंज इन द अमाउंट ऑफ रिक्वायर्ड प्रोविजन ऑफ नॉन मूविंग इन्वेंट्री फ्रॉम 4 लाख to 3 लाख इज ऑल्सो नॉट मटेरियल। अब देखिए, द कंपनी हैज प्रोवाइडेड फॉर नॉन मूविंग इन्वेंट्री ऑन द बेसिस ऑफ टेक्निकल इवैल्यूएशन अनलाइक प्रीसीडिंग ईयर। Had the same method been followed as in the previous year, the profit for the year and the value of the net asset of the at the end of the year would have been lower by rupees 1 lakh. चले जी सर, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका गवर्नमेंट ग्रांट का क्वेश्चन है। देखिए अगर गवर्नमेंट ग्रांट मिलती है डेप्रिसिएबल असेट के लिए,
तो दो मेथड हैं, दो अल्टरनेटिव अकाउंटिंग के, एक है एडिटिव अप्रोच, एक है डिडक्टिव अप्रोच। एडिटिव अप्रोच ये कहती है अगर आपको गवर्नमेंट ग्रांट मिलती है डेप्रिसिएबल असेट के लिए तो आप क्या करेंगे, सर गवर्नमेंट ग्रांट को एज ए डेफर्ड इनकम रिकॉर्ड कर लेंगे और डेप्रिसिएशन की रेशो से एमोटाइज करेंगे। डिडक्टिव अप्रोच ये कहती है कि आप क्या करेंगे, असेट की कॉस्ट में से गवर्नमेंट ग्रांट का अमाउंट जो मिला आपको उसे एडजस्ट करते हैं, ठीक, और नेट बैलेंस के ऊपर आप डेप्रिसिएशन चार्ज कर लेंगे। सर अगर गवर्नमेंट ग्रांट का रिफंड होता है और आप एडिटिव अप्रोच फॉलो कर रहे थे तो आप क्या करेंगे, जो भी डेफर्ड इनकम का बैलेंस आ रहा है पहले उसे सर डेबिट करेंगे और एक्सेस अमाउंट से सर क्या करेंगे, पिनल अकाउंट को चार्ज कर लेंगे, पिनल अकाउंट में एक्सेस अमाउंट को चार्ज कर लेंगे एज एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम। अगर डिडक्टिव अप्रोच आप फॉलो कर रहे हो तो आप क्या करेंगे, रिफंड अमाउंट से डेप्रिसिएबल असेट को डेबिट कर देंगे और जो रिवाइज अमाउंट आएगा साहब उसके ऊपर डेप्रिसिएशन आप क्या करेंगे, उसके ऊपर डेप्रिसिएशन आप प्रोस्पेक्टिव बेस पे लेंगे, ठीक, मतलब उसे सर आप क्या करेंगे, प्रोस्पेक्टिव बेस पे कंसीडर करेंगे, ठीक। चलिए, सी लिमिटेड रिसीव्ड ए specific grant of 6 crore for acquiring the plant of rupees 30 crore on 1st April 16 having useful life of 10 year, ठीक है। At the beginning of the financial year 21-22 5 साल के बाद, ध्यान देना 5 ईयर का डेबिशन आप चार्ज कर चुके होंगे, ठीक। ड्यू टू नॉन कंप्लायंस ऑफ कंडीशन लेट डाउन फॉर द ग्रांट ऑफ 6 करोड़ द कंपनी हैड टू रिफंड द ग्रांट टू द गवर्नमेंट, ठीक है। What should be the treatment of the refund if the grant was deducted from the cost of the plant during financial year 16-17? Assume depreciation is charged on fixed set as per the SLM। देखिए, असेट आपने 30 करोड़ की ली थी, जी सर। गवर्नमेंट ग्रांट आपको 6 करोड़ की मिली थी, जी सर। तो आपने डिडक्टिव अप्रोच फॉलो कर रखी, क्वेश्चन स्पेसिफाई कर दिया, ठीक है। 24 करोड़ आपका बैलेंस आ गया। सर आप इसे क्या करेंगे, 10 ईयर के हिसाब से डेप्रिसिएट करेंगे, SLM के हिसाब से 5 ईयर बीत गए तो 12 का आपने डेप्रिसिएशन चार्ज कर लिया, 12 आपका क्या बच गया सर, रिमेनिंग कैरिंग अमाउंट बच गया 1 अप्रैल 21 को। इस दिन आपने क्या किया सर, गवर्नमेंट ग्रांट का रिफंड कर दिया, कितने से, 6 से, तो ये अमाउंट 18 हो गया और अब आप इसे रिमेनिंग यूजफुल लाइफ के हिसाब से क्या करेंगे, डेप्रिसिएट कर लेंगे, ठीक। चलिए ये देखिए 18 करोड़ आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन सर आपका AS2 का क्वेश्चन है। AS2 के अकॉर्डिंग अगर एबनॉर्मल लॉस होता तो हम लोग उसे क्या करेंगे साहब, सर एबनॉर्मल लॉस के अमाउंट को कॉस्ट के बेस पे P&L अकाउंट में चार्ज कर लेंगे, ठीक। सर अगर नॉर्मल लॉस होता तो क्या करेंगे, सर उसे हम टोटल कॉस्ट में, मतलब टोटल कॉस्ट को हम क्या करेंगे, नॉर्मल आइटम के हिसाब से एलोकेट कर देंगे, ठीक। चलिए, इन ए प्रोडक्शन प्रोसेस नॉर्मल वेस्ट इज 5% ऑफ इनपुट, 5000 मेट्रिक टन ऑफ इनपुट वर्क पुट इन प्रोसेस रिजल्टिंग इन वेस्टेज ऑफ 300 मेट्रिक टन। देखिए 5000 मेट्रिक टन की जो भी कॉस्ट आएगी मैं उसे क्या करूंगा साहब, उसे 4750 के हिसाब से एलोकेट कर दूंगा, ठीक। ये 4750 कैसे आया सर, 5% अपना नॉर्मल वेस्टेज होता है, लेकिन अपना यहाँ पे वेस्टेज कितने से हो गया सर, 300 से, तो आपका 4700 यूनिट आई आउटपुट, जबकि 4750 यूनिट आउटपुट आनी चाहिए थी, तो 50 यूनिट का आपका एबनॉर्मल लॉस होगा, जिसे आप क्या करेंगे, कॉस्ट के हिसाब से सर P&L अकाउंट के अंदर चार्ज कर लेंगे, ठीक। कॉस्ट पर मेट्रिक टन ऑफ इनपुट इज ₹1000, ठीक है। तो 5000 मेट्रिक टन आपने टोटल सर स्टॉक खरीदा, गुड्स खरीदे, ठीक है, रॉ मटेरियल खरीदा और 1000 पर यूनिट आपकी कॉस्ट है, तो 5000 इंटू 1000 डिवाइड बाई 4750, कॉस्ट पर यूनिट अपनी आ गई 1052.63। और आगे देखते क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट, द एंटायर क्वांटिटी ऑफ द वेस्ट एंड फिनिश आउटपुट इज इन स्टॉक एट द ईयर एंड, ओके। स्टेट विद रेफरेंस टू AS हाउ विल यू वैल्यू द इन्वेंट्री इन दिस केस। सर इन्वेंट्री का वैल्यूएशन कॉस्ट और NRV चार्ज लोअर पे होता है। सर यहाँ पे अपने को क्वेश्चन ने NRV नहीं दे रही कि हम क्या करेंगे, कॉस्ट के हिसाब से वैल्यू कर देंगे, 4700 अपने पास यूनिट है, तो सर ये आ जाएगा 49,47,368 की कॉस्ट आ जाएगी इन्वेंट्री की, ठीक है। व्हाट विल बी द ट्रीटमेंट ऑफ नॉर्मल एंड एबनॉर्मल वेस्टेज। सर आप बोलेंगे नॉर्मल जो वेस्टेज है वो आप क्या करेंगे, टोटल कॉस्ट को नॉर्मल जो प्रोडक्शन है उसके हिसाब से एलोकेट कर देंगे, ठीक। और एबनॉर्मल वेस्टेज को सर क्या करेंगे, P&L अकाउंट में चार्ज कर लेंगे एट कॉस्ट प्राइस, जो कि आपका आएगा 1052.63 कॉस्ट पर यूनिट है इंटू 50, 52632 आ गया, 52632। चलें जी सर, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कैश फ्लो स्टेटमेंट का क्वेश्चन है।
देखिए कैश फ्लो स्टेटमेंट के अंदर अगर आप इनडायरेक्ट मेथड फॉलो करते हैं तो ऑपरेटिंग एक्टिविटी में हम लोग क्या मान के चलते हैं कि जो प्रॉफिट है ये ऑपरेटिंग एक्टिविटी से और कैश एक्टिविटी से, उसके अंदर नॉन ऑपरेटिंग और नॉन कैश एक्टिविटी एडजस्ट कर देते हैं। ठीक सर, जब क्वेश्चन आपका बैलेंस शीट वाला होता है ना, और हम बैलेंस शीट से सर इंक्रीज डिक्रीज प्रॉफिट लेते हैं, तो उस प्रॉफिट में सब कुछ एडजस्ट हो चुका होता है। इसलिए हम लोग क्या करते हैं, जितनी एप्रोप्रिएशन आइटम है, डिविडेंड है, आपका ट्रांसफर इनटू रिजर्व है, वो सब एडजस्ट करते हैं, आपका प्रोविजन फॉर टैक्स एडजस्ट करते हैं। ठीक, लेकिन जब भी सर क्वेश्चन आपका ना बैलेंस शीट से ना आके अलग से पिनल अकाउंट की इन्फॉर्मेशन दे देता, तो हमें ये चेक करना होता साहब कौन कौन सी आइटम का इसके अंदर इफेक्ट आ चुका है। जिस भी आइटम का उसके अंदर इफेक्ट आ चुका है और अगर उसकी नेचर नॉन ऑपरेटिंग है या नॉन कैश है, तो हम उसे क्या करेंगे, एडजस्ट करेंगे। ऐसी कोई भी आइटम जो नॉन ऑपरेटिंग है और नॉन कैश है, बट उसका इफेक्ट पीएनएल अकाउंट में नहीं आया, जिस पीएनएल अकाउंट को हमने सर एज ए बैलेंस लिया है, तो फिर हम उनका इफेक्ट रिवर्स नहीं करेंगे। ठीक, ऐसा भी हो सकता है कि कोई एक्टिविटी आपकी कैश एक्टिविटी और ऑपरेटिंग एक्टिविटी है, बट उसका इंपैक्ट अभी तक पीएनएल अकाउंट में नहीं आया, तो हम उसका क्या करेंगे, सब इंपैक्ट लेके चलेंगे। ठीक, चलिए, द फॉलोइंग फिगर्स हैव बीन एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द बुक्स ऑफ मनन लिमिटेड फॉर द ईयर एंडेड ऑन 31st March 22। ठीक, you are required to prepare the cash flow statement as per AS3 using indirect method. नेट प्रॉफिट बिफोर टेकिंग इनटू अकाउंट इनकम टैक्स। ये देखिए साहब, अब इनकम टैक्स का इंपैक्ट आपने नहीं लिया, इट मींस क्या, प्रोविजन फॉर टैक्स हम लोग नहीं जोड़ेंगे। अब अगर आपका प्रॉफिट इनकम टैक्स से पहले का है, इसका मतलब क्या है, एप्रोप्रिएशन भी नहीं हुई है, तो हम लोग क्या करेंगे साहब, जितनी भी एप्रोप्रिएशन आइटम है उनको भी इग्नोर कर देंगे फॉर ऑपरेटिंग एक्टिविटी। ठीक है, एंड इनकम फ्रॉम लॉसूट, ओके, इनकम फ्रॉम लॉसूट सर अगर ये इन्वेस्टिंग और फाइनेंसिंग आइडेंटिफाई नहीं हो पाती है, तो ये सर आपकी ऑपरेटिंग एक्टिविटी है और एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, इसका इंपैक्ट लेना पड़ेगा। ठीक, तो हम इसका इंपैक्ट कंसीडर करेंगे। एक बात और सर, टैक्स पेड जो है उसका इंपैक्ट भी हम कंसीडर करेंगे, क्योंकि ऐसी कोई भी आइटम जो ऑपरेटिंग है और कैश एक्टिविटी है, जैसे टैक्स पेड ऑपरेटिंग और कैश एक्टिविटी है, और उसका इफेक्ट अगर पीएनएल अकाउंट के अंदर नहीं आया, तो हम उसको क्या करेंगे, सब कंसीडर करेंगे। ठीक, उसको क्या करेंगे, कंसीडर करेंगे। बट आफ्टर टेकिंग इनटू अकाउंट द फॉलोइंग आइटम वाज ₹30 लाख, तो हम लोग क्या करेंगे, 30 लाख को कंसीडर कर लेंगे। ध्यान रखेंगे इसमें प्रोविजन फॉर टैक्स ऐड नहीं होगा, टैक्स पेड माइनस हो जाएगा, और इनकम फ्रॉम लॉसूट सर क्या होगी, ऐड हो जाएगी एज एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम। ठीक, 30 लाख से आगे बढ़ते हैं। डेप्रिसिएशन ऑन प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट नॉन कैश से ऐड कर देंगे। डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिवेंचर रिटर्न ऑफ नॉन कैश से ऐड कर देंगे। इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर पेड सर ये आपकी फाइनेंसिंग एक्टिविटी, तो ऑपरेटिंग में ऐड कर देंगे और फाइनेंसिंग में क्या करेंगे, माइनस कर देंगे। आइए एक बार ये तीन चीजें मैं टिक करा देता हूँ आपको। डेप्रिसिएशन हो गया, डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिवेंचर हो गया, इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर पेड, और इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर पेड सर फाइनेंस एक्टिविटी से माइनस हो जाएगा। चलिए, बुक वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट 4.5 लाख, सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट 480 सर, 480 आपका इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में इनफ्लो आ जाएगा। ठीक, और 30,000 का जो प्रॉफिट है सर, आपने उसे कहाँ कंसिडर किया होगा, पीएनएल अकाउंट के अंदर, जबकि सर उसकी नेचर क्या है, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी है। ठीक, तो हम लोग क्या करेंगे सर, ऑपरेटिंग प्रॉफिट में से उसको माइनस कर देंगे, क्योंकि हम हमेशा ये मान के चलते हैं कि जो प्रॉफिट है किससे, ऑपरेटिंग और कैश एक्टिविटी से, इसलिए नॉन ऑपरेटिंग और नॉन कैश एक्टिविटी जिसने इसको इफेक्ट किया, उसका इफेक्ट हम क्या करेंगे, रिवर्स कर देंगे। ठीक, तो प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट 30,000 या माइनस हो जाएगा, 480 सर आपका इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में इनफ्लो है। ठीक, इंटरेस्ट रिसीव्ड ऑन इन्वेस्टमेंट सर ये आपकी इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में इनफ्लो है, लेकिन इसे आपने पीएनएल अकाउंट में कंसीडर कर रखा है, लिखा ना, आफ्टर टेकिंग इनटू अकाउंट। ठीक, तो आप क्या करेंगे, ऑपरेटिंग एक्टिविटी में से माइनस कर देंगे, क्योंकि आपका प्रॉफिट बढ़ गया साहब, और ये जो प्रॉफिट बढ़ा साहब ये इन्वेस्टिंग एक्टिविटी की वजह से बढ़ा है, तो 90,000 सर क्या करेंगे, माइनस कर देंगे ऑपरेटिंग से और इन्वेस्टिंग में ऐड कर देंगे। चलिए, कंपनसेशन रिसीव्ड 135 बाय द कंपनी इन ए सूट फाइल्ड सर ये आपकी ऑपरेटिंग एक्टिविटी में एज ए एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम इनफ्लो दिखा देंगे। अगर हमने कंपनसेशन पे किया होता फिर आउटफ्लो दिखा देते। ठीक, चलिए, इनकम टैक्स पेड सर ऑपरेटिंग एक्टिविटी और कैश एक्टिविटी है, और इसका इफेक्ट पीएनएल अकाउंट के अंदर नहीं आया, तो हमें क्या करना पड़ेगा, कोई भी ऐसी एक्टिविटी जो ऑपरेटिंग और कैश एक्टिविटी और उसका इफेक्ट पीएनएल अकाउंट के अंदर नहीं आया, तो उसका इफेक्ट लेना पड़ेगा। 15,75,000, 22,500, 10% प्रेफरेंस शेयर ऑफ 100 ईच वर रिडीम्ड ऑन 2 अप्रैल 21। आपका ये क्वेश्चन सर कब का है, 21-22 का। ठीक है, एट ए प्रीमियम ऑफ 5%। तो आप क्या करेंगे सर, हम प्रीमियम पे से जब पे कर रहे हैं तो 22,500
आपका इंटू 105, तो ये फाइनेंसिंग एक्टिविटी से माइनस कर देंगे, ठीक। और सर जो प्रीमियम रिडम्पशन है उसका क्या इम्पैक्ट आया होगा, देखिए या तो वो सिक्योरिटी प्रीमियम के साथ एडजस्ट हुआ होगा, या वो P&L के साथ भी अगर एडजस्ट हुआ होगा तो वो एप्रोप्रिएशन आइटम है, इसलिए सर, और हमें प्रॉफिट कब का दे रखा, बिफोर टैक्स का, इसलिए सर ऑपरेटिंग एक्टिविटी में इसकी कोई एडजस्टमेंट नहीं करेंगे। आइए फाइनेंसिंग में देखिए, आपका 2362,500 हो गया। बच्चों की क्वेरी आती सर आपने यहाँ पे क्यों नहीं एडजस्ट किया, इसलिए एडजस्ट नहीं किया क्योंकि ये 30 लाख उस घटना से पहले का प्रॉफिट है। बाकी इस बात को मैंने डिटेल में डिस्कस कर रखा, जहाँ पे मैंने टॉप मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन दे रखे और जहाँ पे मैंने मैराथन दे रखी, आप उन वीडियो को भी रेफर कर सकते हैं। फर्दर द कंपनी इशूड 75,000 equity share of 10 each at a premium of 20% on 31st March 22. Out of 75,000 equity share, 25,000 equity share were issued to a supplier of machinery. देखिए सर कंपनी ने क्या किया, 75,000 इक्विटी शेयर इशू किए हैं, 10 का एक है, प्रीमियम 20% है, ये फाइनेंसिंग एक्टिविटी बन जाएगी अगर कैश का इनफ्लो हुआ है। लेकिन ये कह रहा साहब इसमें से आपने क्या किया, जो 25,000 इक्विटी शेयर इशू किए वो सप्लायर को किए हैं मशीन के लिए, तो आपने क्या एंट्री की होगी, मशीनरी अकाउंट डेबिट टू सर इक्विटी शेयर कैपिटल टू सिक्योरिटी प्रीमियम, ठीक। तो उसको हम कंसिडर नहीं करेंगे, बाकी क्या करेंगे सर, कंसिडर करेंगे 50,000 इंटू आपका आएगा 12, सर 6 लाख से आ जाएगा इशू इक्विटी शेयर कैपिटल एट 20% प्रीमियम। आप चाहो तो अलग अलग अमाउंट पे दिखा सकते हैं, इशू ऑफ इक्विटी शेयर कैपिटल फेस वैल्यू 5 लाख से, प्रीमियम ऑन इशू ऑफ इक्विटी शेयर कैपिटल सर आपका 1 लाख से। चलें जी सर, बिल्कुल चलते हैं। डिविडेंड फॉर फाइनेंशियल ईयर 2021 ऑन प्रेफरेंस शेयर वर पेड एट द टाइम ऑफ रिडम्पशन, ओके। तो आपका आ जाएगा ये 22,500 इंटू 100 इंटू 10%, 2,25,000 प्रेफरेंस डिविडेंड पेड। फिर से वही क्वेश्चन सर, ऑपरेटिंग में एडजस्ट करेंगे बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि प्रॉफिट हमें जो दे रखा वो बिफोर टैक्स दे रखा, इट मीन्स बिफोर एप्रोप्रिएशन है। जिस प्रॉफिट को हम कंसिडर कर रहे हैं उस प्रॉफिट के अंदर सर ये डिविडेंड एडजस्ट हुआ ही नहीं होगा, ठीक। डिविडेंड ऑन इक्विटी शेयर पेड ऑन 31 जनवरी 22 फॉर द ईयर 2021 7.5 लाख, और इंटरिम डिविडेंड सर आपने कितना पे किया इस साल 2.5 लाख, तो 10 लाख का सर डिविडेंड आपका इक्विटी के ऊपर फाइनेंसिंग एक्टिविटी में आउटफ्लो बन जाएगा। चलिए, लैंड वाज परचेस्ड ऑन 2 अप्रैल 21 फॉर ₹3 लाख, फॉर विच द कंपनी इशूड 22,000 इक्विटी शेयर ऑफ ₹10 ईच एट ए प्रीमियम ऑफ 20% एंड बैलेंस इन कैश एज कंसिडरेशन। देखिए सर, आपके पास जो लैंड आपने परचेज किया उसकी बुक वैल्यू सर 3 लाख से, उसकी कॉस्ट 3 लाख से, ठीक है, और कंपनी से 22,000 इक्विटी शेयर इशू किए, तो 22 इंटू 10, 220 सर फेस वैल्यू आ गई, बिल्कुल ठीक है। 44,000 सर आपका क्या आ गया सर, सिक्योरिटी प्रीमियम आ गया। डिफरेंस सर आपने क्या किया, कैश में सेटल किया है, तो 3 लाख माइनस आपका 220 माइनस 44,000, सर कैश में आपने 36,000 की पेमेंट की, तो ये आपकी इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में क्या बन जाएगा, आउटफ्लो बन जाएगा। ये देखिए बहुत प्यारा क्वेश्चन है। जनरली क्वेश्चन में जो लाइन लिखी होती है यहाँ पे कैश सेटल वगैरह नहीं होता, जितने की सर आप लैंड एंड बिल्डिंग या प्लांट एंड मशीनरी परचेज करते हैं उतने का आप शेयर इशू कर देते हैं, बट यहाँ पे सर आपने पार्ट में कैश की पेमेंट की है, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में चला जाएगा उतना कैश, ठीक। चलिए, एज ए आउटफ्लो, करंट असेट एंड करंट लायबिलिटी इन द बिगिनिंग एंड एट द एंड ऑफ द ईयर वर एज डिटेल बिलो। देखिए सर, ये आपके ओपनिंग बैलेंस है, क्लोजिंग बैलेंस है। इन्वेंट्री सर बढ़ गई है, अगर इन्वेंट्री बढ़ गई है इसका मतलब सर आपकी प्रॉफिट बढ़ेगी, बट कैश नहीं बढ़ा, तो हम लोग क्या करेंगे 177 से सर ऑपरेटिंग एक्टिविटी में माइनस कर देंगे। सर ट्रेड रिसीवेबल में डिक्रीज है, इसका मतलब क्या है, देखिए जो अपना प्रॉफिट है जिसको हमने सर कंसिडर किया है उसमें सेल का इंपैक्ट आया होगा, अगर सेल जितनी हुई है उतना ही कैश आता तो सर वो बैलेंस में, ट्रेड रिसीवेबल के बैलेंस में चेंज ही नहीं आता। अब यहाँ पे सर डिक्रीज, इसका मतलब सर क्या है कि अपने पास जो कैश आया इन कंपेरिजन टू सेल ज्यादा आया, ठीक। तो 387, और हमने इंपैक्ट सिर्फ सेल का ले रखा है, 379,650, 7350 आ गया, डिक्रीज इन ट्रेड रिसीवेबल 7350। कैश इन हैंड सर ओपनिंग क्लोजिंग दिखा देंगे, ठीक है। ट्रेड पेबल का बैलेंस सर आपका 450 से बढ़ गया, इसका मतलब सर आपने क्या किया, परचेज के कंपैरिजन में पेमेंटें कम की है, तो हम लोग क्या करेंगे सर इसे ऐड कर देंगे ऑपरेटिंग एक्टिविटी के अंदर। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस सर आपका बढ़ गया 10,200 से, इसका मतलब हमने पेमेंटें इन कंपैरिजन टू जो अपना एक्टिव एक्सपेंडिचर है कम की है, और एक्सपेंडिचर ज़्यादा चार्ज कर लिया पेंटल अकाउंट के अंदर, ठीक। पेमेंटें कम की, तो हम क्या करेंगे ऐड कर देंगे 450 और 10,200। चले जी सर, ये आपका ओपनिंग क्लोजिंग कैश आ गया। अब यहाँ देखते हैं सर,
ये बैलेंस है जी सर, ये बैलेंस है, ये बैलेंस है, ये बैलेंस है, ये टोटल आ गया, ये टोटल आ गया और ये आपका टोटल आ गया। चले जी सर, क्वेश्चन फर्स्ट का भी देखेंगे। ये आपका शेड्यूल 3 का क्वेश्चन है। शेड्यूल 3 में बहुत पहले एक अमेंडमेंट आई थी कि जो भी आपके लॉन्ग टर्म बोरोइंग है, अगर उसकी करंट मैच्योरिटी की बात करें तो हम उसे क्या करेंगे, शॉर्ट टर्म बोरोइंग में दिखाएंगे। ठीक है जी सर। फ्रॉम द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन प्रिपेयर एक्सट्रैक्ट और बैलेंस शीट ऑफ ए लिमिटेड अलोंग विद नोट्स मेकिंग नेसेसरी कंप्लायंस ऑफ शेड्यूल 3 टू द कंपनी 13। ये आपका सिक्योर्ड लोन है, ये आपका अनसिक्योर्ड लोन है। ठीक, ये शॉर्ट टर्म फ्रॉम बैंक है। अदर इन्फॉर्मेशन इज एज अंडर। जो सिक्योर्ड लोन है, टर्म लोन फ्रॉम बैंक अदर, ये सर इसका बाइफर्केशन दे दिया 18,12,000 का। ठीक है। करंट मैच्योरिटी ऑफ लॉन्ग टर्म लोन फ्रॉम बैंक, करंट मैच्योरिटी ऑफ लॉन्ग टर्म लोन फ्रॉम अदर। ठीक है। तो सर ये जो 1812 है, इसमें ये क्या दे दी सर, करंट मैच्योरिटी दे दी। तो हम क्या करेंगे साहब, 18,12,000 माइनस 124 माइनस 85,000, सर 16,03,000 दिखाएंगे लॉन्ग टर्म बोरोइंग के अंदर। ठीक है। और आपका सिक्योर्ड लोन के अंदर, किसके अंदर, सिक्योर्ड लोन के अंदर। ठीक है। देयर वाज नो इंटरेस्ट एक्रूड ऑब्लिक ड्यू एज एट द एंड ऑफ द ईयर, करंट मैच्योरिटी ऑफ लॉन्ग टर्म लोन अमाउंटिंग टू 9। अच्छा, इसका टोटल वो 29 ही है इन द वैल्यू ऑफ सिक्योर्ड लोन ऑफ 1812। ठीक है, उस बात को दोबारा एक्सप्लेन कर दिया उसने एक तरीके से। तो सर यहाँ पे 225 प्लस आपका कितने से आएगा सर, 2,09,000 से ये आपकी शॉर्ट टर्म बोरोइंग में आ जाएगा 4,34,000। आइए ये देखिए 434, ये बाइफर्केशन दे दिया फ्रॉम बैंक और करंट मैच्योरिटी ऑफ लॉन्ग टर्म डेट। ठीक, चले जी सर। ये आपने अलग अलग दिखाना होता फ्रॉम बैंक फ्रॉम अदर्स। सर ये क्वेश्चन आपका फाइनल अकाउंट का क्वेश्चन, मैनेजर रेम्युनरेशन का क्वेश्चन है। देखिए मैनेजर रेम्युनरेशन के सर दो केस बनते हैं, एक जब कंपनी के पास एडिक्वेट प्रॉफिट होता है और एक जब कंपनी के पास एडिक्वेट प्रॉफिट नहीं होता। अगर कंपनी के पास एडिक्वेट प्रॉफिट नहीं होता साहब, उस केस में हम लोग क्या करते हैं, इफेक्टिव कैपिटल के बेस पे मैनेजर रेम्युनरेशन पे करते हैं। ठीक है। अगर एडिक्वेट प्रॉफिट है सर, हम लोग क्या करते हैं, प्रॉफिट निकालते हैं एज पर सेक्शन 198 ऑफ द कंपनी एक्ट। ठीक, और सर जो प्रॉफिट आएगा उस प्रॉफिट का 11% सर हम लोग क्या कर सकते हैं, मैक्सिमम मैनेजर रेम्युनरेशन देते हैं। ठीक, और उस प्रॉफिट को निकालने के सर हमें कुछ चीजें सर कंसिडर नहीं करनी होती। आइए, ए लिमिटेड गिव्स द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 22। जीपी आ गया, कंसिडर करेंगे। एडमिन सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस माइनस कर देंगे, डायरेक्टर फी अलाउ है माइनस कर देंगे, इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर अलाउ है माइनस कर देंगे, मैनेजर रेम्युनरेशन सर अलाउड नहीं क्योंकि इसी को हम कैलकुलेट करते हैं। डेप्रिसिएशन सर एज पर आपका शेड्यूल 2 अलाउड होता है तो हम इसे माइनस कर देंगे। और जो भी सर आपका प्रॉफिट आएगा उसके 11% के बराबर क्या आ जाएगा, मैक्सिमम मैनेजर रेम्युनरेशन आ जाएगा। ये देखिए एडमिन डायरेक्टर फी इंटरेस्ट सर मैनेजर रेम्युनरेशन अलाउड नहीं है फॉर द पर्पज ऑफ कैलकुलेशन प्रॉफिट। ठीक, अंडर सेक्शन 198। डेप्रिसिएशन आ गया सर एज पर शेड्यूल 2 और ये प्रॉफिट आ गया 198 के अंदर और इसका 11% ये मैक्सिमम मैनेजर रेम्युनरेशन आ गया। ठीक, चलिए कई बार वो कमेंट करने के लिए पूछेगा तो उसके समय हम क्या करेंगे, फिर कंपैरिजन करके कमेंट करेंगे। जितना मैनेजर रेम्युनरेशन आपने पे किया है, अगर वो लिमिट के अंदर तो हम बोलेंगे विद इन लिमिट पे हुआ। ठीक, अदरवाइज विद इन लिमिट पे नहीं हुआ। सर ये क्वेश्चन आपका अकाउंटिंग फ्रॉम इनकम्प्लीट रिकॉर्ड का क्वेश्चन है। अकाउंटिंग फ्रॉम इनकम्प्लीट रिकॉर्ड के क्वेश्चन में चाहे मैंने टॉप मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन में क्वेश्चन करा रखे हूँ, आरटीपी में क्वेश्चन करा रखा हो, एमटीपी 1 में क्वेश्चन करा रखा हो, इससे पहले जहां पर भी मैंने क्वेश्चन करा रखा हो साहब, मैं एक बात हमेशा बोलता हूँ, अकाउंटिंग फ्रॉम इनकम्प्लीट रिकॉर्ड सबसे आसान चैप्टर है। बस आपने एक सिंपल सा प्रोसीजर फॉलो करना, जो भी क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट है उसके हिसाब से सर आपने पहले क्या करना सर, स्ट्रक्चर तैयार कर लेना क्वेश्चन का। उसके बाद अगर क्वेश्चन में सर ओपनिंग बैलेंस शीट नहीं दे रखी तो आप ओपनिंग बैलेंस शीट बनाएंगे वर्किंग नोट नंबर 1 के अंदर, क्योंकि आपको ओपनिंग कैपिटल कैलकुलेट करनी पड़ेगी। सेकंड सर, आप कैश एंड बैंक अकाउंट बनाएंगे अगर आपको कैश एंड बैंक अकाउंट नहीं दे रखा। ठीक, और क्वेश्चन को करेंगे कैसे सर हम लोग सोल्व, सर पहली आइटम से लग जाएंगे और उस आइटम का ट्रीटमेंट करते हुए चलेंगे। अगर उसकी कोई एडजस्टमेंट दे रखी है तो सर उसका लेजर बना के उसका ट्रीटमेंट करते हुए चलेंगे। एक दो बात और बता देता हूँ, हालांकि इस क्वेश्चन में तो बड़ा छोटा सा क्वेश्चन है। आप डेटर स्टॉक बीआर बीपी और क्रेडिटर अकाउंट हमेशा एक साथ बनाएंगे। ठीक,
जी सर, मैं आपको इस बात के लिए स्ट्रांगली रिकमेंड करूंगा, अगर आपको अकाउंटिंग फ्रॉम इनकम्प्लीट रिकॉर्ड में दिक्कत है तो आप तो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आज ही देख लीजिए, क्योंकि उसमें मैंने पूरा प्रोसीजर डिटेल में बता रखा है। एक प्यारी सी बात और, अकाउंटिंग फ्रॉम इनकम्प्लीट रिकॉर्ड में अगर आप ऐसे रट्टा मारोगे कि पहले मैं ट्रेडिंग अकाउंट बनाऊंगा या पहले मैं ये वाला लेजर बनाऊंगा, तो गड़बड़ हो जाएगी, क्योंकि क्वेश्चन बनाने वाले को पता है कि उसने कौन सी आइटम वहां पे गायब कर रखी है और कौन सी आइटम सर एज ए बैलेंस शीट करने के लिए। ठीक, चलिए क्वेश्चन थर्ड का ही देखेंगे। देखिए क्या लिखते हैं, द फॉलोइंग इज द बैलेंस शीट ऑफ मनीष एंड सुरेश एज ऑन 1 अप्रैल 21। ये क्वेश्चन बहुत छोटा क्वेश्चन है सर, ये आपको असेट दे दी, इक्विटी एंड लायबिलिटी दे दी, दे गिव यू द फॉलोइंग एडिशनल इन्फॉर्मेशन। एक बात और, हमेशा क्वेश्चन की हमें क्या करना चाहिए साहब, रिक्वायरमेंट एग्जाम के पॉइंट ऑफ सबसे पहले पढ़नी चाहिए। ठीक है जी सर, रिक्वायरमेंट देखते हैं, यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर ट्रेडिंग एंड P&L अकाउंट और डेटर और आपने क्रेडिटर का अकाउंट बनाना। ठीक है, चलिए क्रेडिटर वेलोसिटी 1.5 मंथ एंड डेटर वेलोसिटी 2 मंथ। इसने सर आगे एक्सप्लेन कर दिया वेलोसिटी का मीनिंग। अदरवाइज इसका मीनिंग ये होता है कि कितने टाइम के बाद आपके क्रेडिटर को आपको पेमेंट करनी पड़ती है और कितने टाइम के बाद डेटर आपको पेमेंट करते हैं। सर डेटर का 2 मंथ है तो हम लोग डेटर से 2 मंथ के बाद पैसे लेते हैं और क्रेडिटर को 1.5 मंथ के बाद पे करते हैं। ठीक, स्टॉक लेवल इज मेंटेन यूनिफॉर्मली इन वैल्यू थ्रू आउट ऑल ओवर द ईयर। सर स्टॉक आपका सेम रहेगा। ठीक है, डेप्रीसिएशन ऑन मशीनरी चार्ज 10% एंड डेप्रीसिएशन ऑन बिल्डिंग एट द रेट 5% इन द करंट ईयर। ओके, मशीन पे और आपका बिल्डिंग पे डेप्रीसिएशन के रेट दे दिए हैं। कॉस्ट प्राइस विल गो अप 15% एज कंपेयर टू लास्ट ईयर एंड ऑल्सो सेल इन द करंट ईयर विल इंक्रीज बाई 25% इन वॉल्यूम। अब आप मेरी बात सुनना ध्यान से, अगर लास्ट ईयर मैं 100 आइटम बेचता था तो इस बार मैं कितनी आइटम बेचूंगा सर, 125। तो क्योंकि स्टॉक मेरा सेम है तो क्या होगा साहब, सर उतनी ही मेरी परचेज की यूनिट बढ़ जाएंगी। बिल्कुल ठीक है, बात समझ रहे हो? हाँ जी सर। अच्छा, अब क्वेश्चन ने बोल दिया कि कॉस्ट प्राइस आपका 15% बढ़ गया है। अगर क्वेश्चन में जीपी के बारे में कुछ नहीं कह रखा, तो हम पता क्या करेंगे, जब सेल की कैलकुलेशन करेंगे तो 1.25 से मल्टीप्लाई करेंगे और परचेज में 1.25 प्लस 15% उसके अंदर ऐड कर देंगे, क्योंकि सर आपका कॉस्ट प्राइस बढ़ा है। लेकिन अगली लाइन में बोलते हैं रेट ऑफ जीपी रिमेन द सेम। इसका मतलब क्या है, जीपी सेम कब रहेगा, जब हम सेल प्राइस में भी इंक्रीज कर देंगे। तो यहाँ पे सर आप क्या करेंगे, चाहे इस क्वेश्चन की बात करूँ तो मैं सेल और परचेज में 1.25 एज ए वॉल्यूम कंसीडर करेंगे और 15% सर इंक्रीज इन द प्राइस, कॉस्ट प्राइस एज वेल एज सेल प्राइस कंसीडर करेंगे। ठीक, बिजनेस एक्सपेंडिचर आर 50,000 फॉर द ईयर। ठीक है, ऑल एक्सपेंडिचर आर पेड ऑफ इन द कैश, क्लोजिंग स्टॉक इज टू बी वैल्यूड ऑन लिफो बेसिस। ठीक है, ऑल सेल एंड परचेज आर ऑन क्रेडिट बेसिस एंड देयर आर नो कैश परचेज एंड सेल। चलें जी सर, ये क्वेश्चन बहुत छोटा क्वेश्चन है। आप पहले ट्रेडिंग एंड P&L अकाउंट का फॉर्मेट बनाएंगे, फिर डेटर और क्रेडिटर का फॉर्मेट बनाएंगे। आइए अब क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले क्या है, बिल्डिंग। क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट के हिसाब से इसमें सिर्फ हमें क्या करना है, P&L अकाउंट बनाना है। तो बिल्डिंग पे डेप्रिसिएशन 5% 5,000 चला जाएगा। ठीक है, और मशीन पे सर आपका 6,500 आएगा, 11,500 का डेप्रिसिएशन आ जाएगा। ये देखिए मैं सिर्फ उसी सर प्रोसेस से ही क्वेश्चन कराऊंगा, स्टॉक में कोई मूवमेंट नहीं है। और अगर क्वेश्चन जीपी रेशो नहीं दे रखा होता तो स्टॉक अकाउंट की कोई रेलिवेंस नहीं होती, क्योंकि सर इन्फॉर्मेशन फिर कहीं और से कैलकुलेट होती। ठीक, डेटर आ गया साहब, आइए डेटर और क्रेडिटर की बात कर लेते हैं। डेटर अकाउंट, क्रेडिटर अकाउंट। डेटर का ओपनिंग बैलेंस देखिए कितने से है सर, 50,000 से। ठीक है, और क्रेडिटर का सर 30,000 से, क्रेडिट फॉर गुड्स है। ठीक है जी सर। देखिए क्या लिखता है सर, जो आपके क्रेडिटर है वो 1.5 मंथ के हिसाब से है। इसका मतलब सर ये जो क्रेडिटर आपका 30,000 ये 1.5 मंथ का होगा लास्ट ईयर। बिल्कुल ठीक है, तो 12 मंथ की परचेज कितने से होगी सर, 240 से। इस बार सर परचेज के वॉल्यूम में 1.25 का इंक्रीमेंट आया और प्राइस में 15% का इंक्रीमेंट आया। तो परचेज आ गई सर आपकी 345 से। सर ये देखिए आपका 345 से क्या आएगी, परचेज अकाउंट डेबिट टू क्रेडिटर अकाउंट। ठीक है सर, और इसमें सर अगर आप देखें तो लास्ट के 1.5 मंथ की जो परचेज होगी उसकी पेमेंट अभी पेंडिंग होगी।
तो सर 43125 अपना क्या आ गया सर? 43125 अपना क्लोजिंग बैलेंस आ गया। ठीक है सर, तो 30,000 प्लस 345 माइनस 43125। तो आपने क्या किया साहब, जो पेमेंट की है 331875 की पेमेंट की। सर इस क्वेश्चन में बैंक अकाउंट बनना चाहिए कायदे से, लेकिन हम नहीं बनाएंगे क्योंकि क्वेश्चन में बैलेंस शीट नहीं मांग रखी। ठीक सर, अगर इस क्वेश्चन में अपने से बैलेंस शीट तो मांग नहीं रखी, अगर ओपनिंग बैलेंस शीट ना देता तो भी सर हम लोग फिर ना कैश एंड बैंक अकाउंट नहीं बनाते, क्योंकि ट्रेडिंग एंड पेनल अकाउंट में उसकी नीड ही नहीं। ठीक, चलिए अगर डेटर की बात करें 50,000 सर जो आपका आउटस्टैंडिंग अमाउंट है ये 2 मंथ के बराबर है। तो लास्ट ईयर सेल कितनी होगी सर? 3 लाख। इस बार वॉल्यूम में इंक्रीमेंट है 25% से, और क्योंकि जीपी रेशो सेम है सर इसलिए प्राइस भी आपने क्या किया होगा 15% से बढ़ा दिया होगा। 431,250 आ गया। तो डेटर टू सेल, और इसमें से सर आपका 2 मंथ का आउटस्टैंडिंग बैलेंस आ जाएगा। तो आपको जो प्रोसीड्स हुई है किससे, डेटर से, कितने की हुई है सर? वही है 409,375 की। ठीक जी सर, आइए अब सर हम लोग क्या करते हैं, आगे क्वेश्चन को बढ़ाते हैं। स्टॉक ओपनिंग क्लोजिंग 40,000 से आ जाएगा। ये दोनों लेजर मैंने बनवा दिए हैं। ठीक है, ठीक है सर। आपका सेल आ जाएगी 431,250 से, बिल्कुल ठीक है सर। और परचेज आ जाएगी आपकी 345 से। ये आपका जीपी आ गया, जीपी आ गया। आगे बढ़ते हैं सर। बैंक का कुछ नहीं करना, ठीक है। क्रेडिटर फॉर गुड्स का कुछ नहीं करना, कैपिटल का कुछ नहीं करना। क्रेडिटर फॉर गुड्स का सॉरी हमने ट्रीटमेंट कर दिया। क्रेडिटर फॉर एक्सपेंसेस का देखना पड़ेगा साहब कि आपने पेमेंट वगैरह कितनी की, करंट ईयर का खर्चा कितना है, और आउटस्टैंडिंग वगैरह कितना। हमें तो सर मेन करंट ईयर का खर्चा चाहिए। बिजनेस एक्सपेंडिचर आर 50,000 फॉर द ईयर, ऑल एक्सपेंडिचर आर पेड ऑफ इन कैश। इसका मतलब सर आपके जो आउटस्टैंडिंग ओपनिंग उसकी कोई भी सेटलमेंट यहाँ पे नहीं करनी। 50,000 से सर आपका ये एक्सपेंडिचर आ जाएगा। और हाँ, अगर क्वेश्चन में बैलेंस शीट मांग रखी होती साहब तो इसकी पेमेंट वगैरह के बारे में क्वेश्चन ने कुछ नहीं कह रखा है, तो ये फिर एज इट इज क्लोजिंग में भी आ जाता। ठीक, और इसी के साथ सर ये अपना नेट प्रॉफिट निकलेगा और ये क्वेश्चन खत्म हो गया। क्वेश्चन थर्ड का भी आपका ब्रांच का क्वेश्चन। एक दो बातें मैं आपको बता देता हूँ। देखिए, अगर कंपनी के पास ना मल्टीपल ब्रांचेज है और ब्रांचें आपस में ट्रांजेक्शन करती है, तो हम लोग ये मान के चलेंगे साहब कि वो ट्रांजेक्शन हेड ऑफिस के थ्रू ही होगी। ठीक, कई बार सर क्वेश्चन में ना आपसे कहेगा कि ब्रांच की एंट्री पास कीजिए, ब्रांच की बुक्स में एंट्री पास कीजिए, और ऐसा पॉसिबल है सर कि एंट्री जो पेंडिंग है वो हेड ऑफिस की साइड से है, तो उस केस में सर आप एग्जाम के अंदर फिर ब्रांच के अंदर नो एंट्री लिख के आएंगे। ठीक, चलिए हेड ऑफिस की बुक्स की एंट्री पास नहीं करनी अगर रिक्वायरमेंट नहीं है हेड ऑफिस की। ठीक, पास नेसेसरी जर्नल एंट्री इन द बुक्स ऑफ एन इंडिपेंडेंट ब्रांच ऑफ ए कंपनी। ओके सर, इंडिपेंडेंट ब्रांच है कंपनी की, मतलब ब्रांच अपने बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन करती है। वेयर एवर रिक्वायर्ड टू रेक्टिफाई और एडजस्ट द फॉलोइंग, ब्रांच इनकर ट्रेवलिंग एक्सपेंसेस ऑफ 4,000 ऑन बिहाफ ऑफ अदर ब्रांचेस। अब सर अदर ब्रांच के बिहाफ पे अगर ब्रांच ने खर्चा किया है तो हम अदर ब्रांच से क्लेम नहीं करेंगे बल्कि हेड ऑफिस से क्लेम करेंगे। हेड ऑफिस अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट बट नॉट रिकॉर्ड इन द बुक्स ऑफ द ब्रांच। तो हम एंट्री क्या करेंगे सर यहाँ पे, हेड ऑफिस अकाउंट डेबिट टू क्या आएगा, बैंक अकाउंट या कैश अकाउंट 4,000 से। ठीक, चलिए मैं टिक करा देता हूँ साथ साथ, आगे बढ़ते हैं। गुड्स डिस्पैच्ड बाय द हेड ऑफिस अमाउंटिंग टू 8,000 but not received by the branch till the date of reconciliation, the goods have been received subsequently। तो सर देखिए हेड ऑफिस ने तो गुड्स ट्रांसफर कर दिए, ब्रांच को सर आगे जाके मिले हैं, तो ब्रांच की एंट्री करेगी ईयर एंड पे गुड इन ट्रांजिट टू हेड ऑफिस कितने से, 8,000 से। चलिए, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स हुज अकाउंट्स आर केप्ट बाय हेड ऑफिस नॉट प्रोवाइडेड अर्लियर। सर देखिए हमारा एक डेटर है, उसके अकाउंट कौन मेंटेन करता है सर, हेड ऑफिस। तो हम लोग क्या करेंगे साहब, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स का खर्चा रिकॉर्ड करके टू हेड ऑफिस कर देंगे कितने से, 2,000 से। फोर्थ एंट्री, ब्रांच पेड ₹2,000 एज सैलरी टू हेड ऑफिस मैनेजर बट द अमाउंट पेड एज हैज बीन डेबिटेड बाय द ब्रांच टू सैलरी अकाउंट। देखिए ब्रांच ने हेड ऑफिस के मैनेजर को सैलरी पे की 2,000 से,
और ब्रांच ने पता क्या एंट्री पास कर दी, सैलरी टू बैंक, जबकि एंट्री क्या पास होनी चाहिए थी साहब, हेड ऑफिस टू बैंक। तो हम लोग क्या करेंगे सर, हेड ऑफिस को डेबिट कर देंगे, टू सैलरी आ जाएगा। जैसे मैं ये एंट्री बोलता हूँ बच्चे कहते हैं सर पहले वाले पॉइंट में तो टू कैसे लिखा आपने, क्योंकि बेटा वहां पे ना हमने एंट्री पास की ही नहीं थी, यहाँ पे हमने गलत एंट्री पास कर दी थी। एक तरीके से हमने क्या किया यहाँ पे, रेक्टिफाइड एंट्री पास की। ठीक, चलिए क्वेश्चन 4 का ए आपका डिपार्टमेंट का क्वेश्चन, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है और आसान क्वेश्चन है। देखिए क्या लिखता है क्वेश्चन, फॉलोइंग इज द ट्रायल बैलेंस ऑफ मिस्टर मोहन एज ऑन 31 मार्च 22। कैपिटल अकाउंट दे दिया, ड्राइंग दे दिया। ठीक, एक बार क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट देख ले। जी सर, you are required to prepare trading and P&L account and the balance sheet taking into account the following adjustment। एक तो आपको आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस में वेजेस दे दिया, तो वेजेस सर ये रहा, फर्स्ट पॉइंट है। ठीक है, डेप्रीशिएट प्लांट एंड मशीनरी एंड मोटर व्हीकल, प्लांट एंड मशीनरी और मोटर व्हीकल। ईच डिपार्टमेंट सेल शेयर ऑल एक्सपेंसेस इन द प्रोपोर्शन टू देयर सेल। ठीक है, तो हम सेल की क्या करेंगे, रेशो निकालेंगे, और अगर कोई सेल रिटर्न है तो उसको एडजस्ट करके रेशो निकलेगी। ठीक, क्लोजिंग स्टॉक दे दिया। ठीक है, चलिए आपका कैपिटल ड्राइंग्स बैलेंस शीट में एडजस्ट कर देंगे। ओपनिंग स्टॉक आ जाएगा, परचेजेज आ जाएगी ट्रेडिंग अकाउंट के अंदर, और ट्रेडिंग अकाउंट हम कॉलमर फॉर्म में बना लेंगे। ठीक, सेल आ जाएगी, और ये सेल रिटर्न है आपकी, ये हम एडजस्ट कर देंगे। इसे चाहे तो सर हम अपोजिट साइड दिखा सकते हैं, लेकिन रेशो निकालने के लिए सर हमें क्या करना पड़ेगा, क्योंकि एक्सपेंसेस आपके सेल रेशो में, तो हम इसे एडजस्ट करेंगे। तो 50,000 आपका 30,000 और 20,000, तो जो भी एक्सपेंसेस हैं 532 की रेशो में बटेंगे। इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस की बात हो रही। ठीक, फ्रेट एंड कैरिज सर आपका डायरेक्ट एक्सपेंडिचर ट्रेडिंग अकाउंट के अंदर आ जाएगा, बिल्कुल ठीक है। फर्नीचर एंड फिक्चर्स के सर आपको डेप्रिस का रेट नहीं दिया, तो ये एज इट इज आ जाएगा। आइए एक बार इतनी चीज़ें टिक कर लेते हैं। फर्नीचर एंड फिक्चर्स 46 एज इट इज आ जाएगा। ये आपकी सेल लेस रिटर्न आ गई। ठीक है सर, ये आपका ओपनिंग स्टॉक आ गया, परचेजेज आ गई, फ्रेट एंड कैरिज आ गया। चले जी सर, चलिए प्लांट एंड मशीनरी मोटर व्हीकल, पॉइंट नंबर 2, 10% के रेट से इसके ऊपर डेप्रिसिएशन आ जाएगा सर आपका। ये आ जाएगा 18,000 से 36,000 से, और 2,000 प्लस 4,000, तो 6,000 का डेप्रिसिएशन है, वो आपका 532 की रेशो में बढ़ जाएगा। तो 3,000, 1,800 और 1,200। आइए, ये आपका प्लांट एंड मशीनरी आ गया, ये आपका मोटर व्हीकल आ गया, ये आपका डेप्रिसिएशन आ गया 3,000, 1,800 और 1,200। आगे बढ़े जी सर, बिल्कुल बढ़ते हैं। डेटर सर कोई एडजस्टमेंट नहीं दे रखी, अगर प्रोविजन वगैरह दे रखा होता तो सर हम फिर प्रोविजन क्रिएट करते हैं और P&L अकाउंट के अंदर चार्ज करते हैं। क्रेडिटर एज इट इज आ जाएगा। ठीक है, 15,000। आगे देखिए सर, सैलरी, पावर एंड वाटर, टेलीफोन एक्सपेंसेस, बेड डेट, रेंट एंड टैक्सेज और इंश्योरेंस, ये सारे के सारे सर आपके कैसे बटेंगे, 532 की रेशो में। ये देखिए सर 532 की रेशो में। सैलरी, पावर एंड वाटर, टेलीफोन चार्जेस, बेड डेट, रेंट एंड टैक्सेज और इंश्योरेंस। इंश्योरेंस तक आए ना, शायद प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी अभी यहाँ पे नहीं आया था, एक बार चेक कर लेते हैं। नहीं, इंश्योरेंस तक आया था। ठीक, चलिए इसके बाद सर आपका वेजेज आ गया 800, 550 और 150। और यहाँ पे देखिए सर आपका जो आउटस्टैंडिंग है डिपार्टमेंट बी और सी का है, तो डिपार्टमेंट बी का कितने से, 150 से, और सी का 50 से। ये आपका आएगा 700 से, 800, 700, 200, 800, 700 और 200, बिल्कुल ठीक है सर। आगे बढ़ते हैं, वेजेज आउटस्टैंडिंग आ जाएगा बैलेंस शीट के अंदर 200 से, 150 प्लस 50।
प्रिंटिंग स्टेशनरी एडवर्टीजमेंट आपका ये दोनों बढ़ जाएंगे साहब 532 की रेशो में, और बैंक ओडी और कैश इन हैंड सर आपका बैलेंस शीट में आएगा, और क्लोजिंग स्टॉक आपका बैलेंस शीट में आ जाएगा, और साथ साथ ट्रेडिंग अकाउंट में आ जाएगा। ये देखिए प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी और एडवर्टीजमेंट 532 की रेशो में बढ़ गई, ठीक है सर। ये आपका क्लोजिंग स्टॉक आ गया, बिल्कुल सर, ये आपका क्लोजिंग स्टॉक आ गया। टोटल आएगा सर आपका 3500 प्लस 2000, 5500 प्लस 1500, 7000। ये कैश इन हैंड आ गया, ये आपका बैंक ओवरड्राफ्ट आ गया। अच्छा, ये आपने जीपी कैलकुलेट कर लिया, बिल्कुल सर, और ये दो में नेट प्रॉफिट है, यहाँ पे नेट लॉस है, ये नेट लॉस है, ये नेट प्रॉफिट है। चलें जी सर, चलिए बैलेंस शीट आपकी टैली हो जाएगी। ये आपने ड्राइंग्स एडजस्ट कर लिए कैपिटल। सर क्वेश्चन जो आपका बी है, ये आपका रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर से है। सर जब कंपनी प्रेफरेंस शेयर को रिडीम करती है तो जितनी फेस वैल्यू का वो प्रेफरेंस शेयर को रिडीम करती है उतनी फेस वैल्यू के बराबर या तो फ्रेश इशू करेगी या सीआरआर क्रिएट करेगी। कई बार सर क्वेश्चन हमें कहेगा कि आपने क्या करना है, शेयर इशू करने हैं एज ए बैलेंस, तो उसके समय हम लोग क्या करेंगे साहब, ये देखेंगे कि अपने पास मैक्सिमम रिजर्व कितने अवेलेबल है। जो भी मैक्सिमम रिजर्व अवेलेबल है उसको एडजस्ट करेंगे किसके साथ साथ, फेस वैल्यू ऑफ प्रेफरेंस शेयर कैपिटल रिडीम के साथ, और जो बैलेंस आ जाएगा सर उसको उसको क्या करेंगे सर, सर फेस वैल्यू ऑफ शेयर कैपिटल इशूड से डिवाइड कर देंगे तो नंबर ऑफ शेयर इशूड आ जाएगा। ठीक सर, जब आप मैक्सिमम अवेलेबल बैलेंस ऑफ रिजर्व निकालेंगे तो उस केस में सर अगर कोई इन्वेस्टमेंट बेची है उसका प्रॉफिट लॉस एडजस्ट करेंगे। अगर आपने प्रेफरेंस शेयर को प्रीमियम पे रिडीम किया है तो प्रीमियम और रिडम्पशन क्या करेंगे, एडजस्ट करेंगे, क्योंकि सर एज पर कंपनी लो दो कैटेगरी कंपनी है अगर प्रेफरेंस शेयर प्रीमियम पे रिडीम होते हैं। एक कैटेगरी कंपनी क्या करती है, प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर कैपिटल को सिक्योरिटी प्रीमियम एडजस्ट करती है, और एक कैटेगरी कंपनी सर क्या करती है, पीएनएल अकाउंट के साथ एडजस्ट करती है। हमारी स्टेटमेंट ये कहती है कि हम इस कैटेगरी वाली कंपनी को मान के चलेंगे, मींस प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर कैपिटल को हम लोग क्या करें, पीएनएल अकाउंट के साथ एडजस्ट करें। एक प्यारी सी बात और सर, जब आप सीआरआर क्रिएट करेंगे तो आप केवल फ्री रिजर्व यूज करेंगे। ठीक, अगर क्वेश्चन ये बोल दिया कि आपने कुछ रिजर्व रिटेन्ड करने हैं तो जब आप मैक्सिमम रिजर्व निकालेंगे साहब तो जितने रिटेन्ड आपने करने रिजर्व उतने रिजर्व सर आप पहले साइड में कर देंगे। ठीक, चलिए पढ़िए जल्दी से क्वेश्चन। देखिए क्या लिखता है क्वेश्चन, द कैपिटल स्ट्रक्चर ऑफ कंपनी बीके लिमिटेड कंसिस्ट ऑफ 30,000 इक्विटी शेयर ऑफ 10 each fully paid up and 2,000 9% redeemable preference share of 100 each paid up as on 31st March 22. The other particulars as at 31st March 22 are as follows. तो जनरल रिजर्व दे दिया, पीएनएल अकाउंट दे दिया, इन्वेस्टमेंट अलाउंस रिजर्व नॉट फ्री फॉर डिस्ट्रीब्यूशन एज डिविडेंड, इसे कंसीडर वैसे भी नहीं करते अगर क्वेश्चन कुछ भी नहीं कहता। ठीक, हाँ क्वेश्चन अगर बोल देता कि अवेलेबल फॉर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डिविडेंड फिर ये फ्री रिजर्व बन जाता। कैसेट बैंक दे दिया, प्रेफरेंस शेयर आर टू बी रिडीम्ड एट ए प्रीमियम ऑफ 10%। ठीक है, तो आपका जो प्रेफरेंस शेयर है सर वो 2 लाख की फेस वैल्यू है, 20,000 से सर हम क्या करेंगे, प्रीमियम पे रिडीम करेंगे। ठीक है, फॉर द पर्पज ऑफ रिडम्पशन द डायरेक्टर आर एम्पावर्ड टू मेक फ्रेश इशू ऑफ इक्विटी शेयर एट पार after utilizing the undistributed reserve and surplus, subject to the condition that a sum of 40,000 shall be retained in the general reserve and which should not be utilized। देखिए सर, मैक्सिमम रिजर्व कितने अवेलेबल हैं, हम क्या करेंगे 2 लाख की फेस वैल्यू ऑफ प्रेफरेंस शेयर कैपिटल रिडीम के साथ कंपैरिजन करेंगे, और जो भी बैलेंस आएगा सर उसके बेस पर हम क्या करेंगे, फ्रेश इशू का अमाउंट निकाल लेंगे। ठीक, चलिए जी, यहाँ पे देखिए क्वेश्चन में आपको जो जनरल रिजर्व दे रखा कितने से दे रखा है सर 120 से, तो 40,000 आपको रिटेन करना, तो 80,000 तो आप जनरल रिजर्व यूज कर पाएंगे। ठीक है, अब बात कर लेते पीएनएल अकाउंट की, इसे ए पॉइंट बना लेते। ठीक है, पीएनएल कितने सर 60,000 से। देखिए क्वेश्चन आगे क्या कह रहा है, कंपनी ऑल्सो सोल्ड इन्वेस्टमेंट 4,500 इक्विटी शेयर इन जी लिमिटेड कोस्टिंग 45,000, मतलब 10 के हिसाब से, और 9 के हिसाब से सर उसने क्या किया, उसे बेच दिया, तो 4,500 का उसे लॉस ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट हो गया, ये एडजस्ट कर देंगे। सर 20,000 का प्रीमियम रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर कैपिटल ये एडजस्ट कर देंगे, तो बैलेंस कितने से आएगा 60,000 माइनस 24,500, सर 35,500। ठीक जी सर, तो हम
रिजर्व कितना यूटिलाइज कर लेंगे सर, इन दोनों को जोड़ देते हैं सर। 1,15,500 से तो हमें फ्रेश इशू कितने से करना पड़ेगा, -2 लाख सर। 84,500 से इसे डिवाइड किससे करेंगे सर, हमेशा डिवाइड करते हैं इसको फेस वैल्यू से, 10 से 8450। भाई एंट्री की बात करते हैं सर। बैंक अकाउंट डेबिट इक्विटी शेयर कैपिटल 84,500 से, आपका जनरल रिजर्व 80,000 से, P&L अकाउंट सर 35,500 से, टू CRR अकाउंट, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल सर 2 लाख से, प्रीमियम ऑन रिडम्पशन सर 20,000 से, टू प्रेफरेंस शेयर होल्डर 220 से, प्रेफरेंस शेयर होल्डर टू बैंक 220 से, बैंक अकाउंट डेबिट सर आपका 40,500 आ जाएगा, टू इन्वेस्टमेंट 45,000, 4500 का P&L अकाउंट में लॉस आ गया। ठीक, अब आप क्या करेंगे साहब, 20,000 का जो प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर कैपिटल है उसे P&L अकाउंट से राइट ऑफ कर देंगे। P&L अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर कैपिटल 20,000 से। ये देखिए फ्रेश इशू, ये आपने रिडम्पशन की एंट्री पास कर दी, ये इन्वेस्टमेंट बेचने की एंट्री पास कर दी, ये पेमेंट कर दी, ये सर आपने प्रीमियम को राइट ऑफ कर दिया और प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर कैपिटल को राइट ऑफ कर दिया, ये आपने सर CRR क्रिएट कर लिया, ये वर्किंग होगी। चलिए क्वेश्चन 5 का ए, ये आपका इंश्योरेंस क्लेम का क्वेश्चन है। ऐसा ही क्वेश्चन इन लोगों ने, मतलब इसी टाइप का क्वेश्चन था वो भी कहीं ना कहीं MTP 1 में पूछ रखा था सर। इंश्योरेंस क्लेम में क्लेम फॉर लॉस ऑफ स्टॉक निकालने के लिए हम सबसे पहले क्या करेंगे, GP रेशो कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, हाँ अगर क्वेश्चन में GP रेशो दे रखा तो हम उसको यूज करते हैं, और अगर सर कोई भी इंक्रीज या डिक्रीज ट्रेंड है तो हम उससे पहले क्या करेंगे सर, एडजस्ट करेंगे। जल्दी से क्वेश्चन पढ़िए, उसके बाद फिर हम लोग इस क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। एक बात और, GP रेशो जब आप कैलकुलेट करेंगे तो ट्रेडिंग अकाउंट के अंदर सेल को छोड़ के बाकी सारे आइटम सर किस पे आएंगे, कॉस्ट पे आएंगे। ठीक, ए फायर अकर्ड इन द प्रेमाइसेस ऑफ मेसर्स बी एंड कंपनी ऑन 30th September 22. The firm had taken an insurance policy for rupees 120, which was subject to an average clause. Following particulars were ascertained from the available record for the period 1st April 21 से लेके 30th September 22 तक। अब ये देखिए सर, डायग्राम बनाते हैं। आग कब लगी सर, 30th September 22 को। ठीक है, तो आप क्या करेंगे सर, अकाउंटिंग ईयर चेक करेंगे, 1st April 22 से स्टार्ट है, तो फ्रॉम फर्स्ट डे ऑफ द ईयर से लेके अप टू द डेट ऑफ फायर तक आप क्या बनाएंगे, मेमोरेंडम ट्रेडिंग अकाउंट बनाएंगे। ठीक जी सर, फॉर द पर्पज ऑफ कैलकुलेशन ऑफ वैल्यू ऑफ स्टॉक ऑन द डेट ऑफ फायर। लेकिन उससे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, GP रेशो कैलकुलेट करनी पड़ेगी, क्योंकि क्वेश्चन में GP रेशो सर दे नहीं रखी। ठीक सर, यहाँ पे देखेंगे तो आप 1st April 21 से आपका क्वेश्चन स्टार्ट हो रहा है। ठीक, चलिए सर, यहाँ पे जब भी क्वेश्चन में GP रेशो देगा ना तो आपको इन्फॉर्मेशन ही करंट ईयर की देगा। अगर इन्फॉर्मेशन पूरी की पूरी इन्फॉर्मेशन पिछले साल की दे देता है, इट मीन सर क्वेश्चन आपको GP रेशो कैलकुलेट करने की बात कर रहा है। ठीक, चलिए स्टॉक एट कॉस्ट ऑन 1st April 21 2,11,000। तो सर हम इसे क्या करेंगे, यूज करेंगे फॉर द पर्पज ऑफ कैलकुलेशन ऑफ GP रेशो। तो हम क्या करेंगे सर, इमीडिएटली प्रीवियस ईयर का ट्रेडिंग अकाउंट बनाएंगे, तो वहां पे ओपनिंग आ जाएगा। स्टॉक एट कॉस्ट आफ्टर एडजस्टमेंट ऑफ रिटर्न ऑफ अमाउंट इन रिस्पेक्ट ऑफ स्लो मूविंग आइटम। तो सर हमें क्या करना पड़ेगा, जितना अमाउंट आपने राइट ऑफ कर रखा पहले उसे ऐड करना पड़ेगा, फिर हम क्लोजिंग स्टॉक दिखाएंगे। ठीक है, चलिए आपका परचेजेज, वेजेज, सेल, ये सब लास्ट ईयर की दी थी, तो ये सारी चीजें हम क्या करेंगे सर, लास्ट ईयर का GP रेशो कैलकुलेट करने के लिए यूज करेंगे। ठीक, परचेजेज फ्रॉम 1st April 22 to 30th September 22 इंक्लूडिंग परचेज ऑफ मशीनरी कॉस्टिंग 58,000। सर आपने 448 की परचेज की, जिसमें 58,000 की मशीनरी, तो हम लोग क्या करेंगे सर, परचेज में से इस अमाउंट को माइनस कर देंगे। ठीक है, 58,000 माइनस कर देंगे, तो ये आपका जो बैलेंस आया सर, ये आ गया आपका 390। अभी पूरा क्वेश्चन आपको टिक कराऊंगा, मतलब पूरा सॉल्यूशन। ठीक है, वेजेज 1st April 22 से लेकर 30th September 22 तक, वेजेज फॉर इंस्टॉलेशन ऑफ मशीनरी कॉस्टिंग सर 7,000 से, तो ये आपका 78,000 आ जाएगा। सेल दे दी सर आपको करंट ईयर की। ठीक है, मैं करंट पीरियड बोलूंगा बल्कि, क्योंकि ईयर कंप्लीट नहीं, फ्रॉम फर्स्ट ऑफ द ईयर से लेके अप टू द डेट ऑफ फायर की सेल दे दी। सेल वैल्यू ऑफ गुड्स ड्रॉन बाय पार्टनर। सर देखिए, अगर पार्टनर ड्राइंग्स करते हैं या प्रोप्राइटर ड्राइंग्स करता है तो हम लोग क्या करेंगे, सब परचेज में से उसकी कॉस्ट माइनस कर देंगे। अब ये अपने को सेल वैल्यू दे रखी है, तो हमें पहले क्या करना पड़ेगा साहब, इसमें से GP माइनस करना पड़ेगा बाय यूजिंग GP रेशो। उसके बाद जो कॉस्ट आएगी उसको हम क्या करेंगे सर, परचेज के साथ एडजस्ट कर लेंगे। बिल्कुल ठीक है। कॉस्ट ऑफ गुड्स सेंड टू कंसाइनी
18 सितंबर 22 लाइंग अनसोल्ड विद देम। देखिए सर, अगर अपना स्टॉक कंसाइनी के पास होता है तो नो डाउट अपनी ओनरशिप में होता वो, लेकिन सर वो इंश्योर्ड गोडाउन में नहीं होता, इसलिए हम उसे इंश्योरेंस क्लेम के लिए कंसीडर नहीं करते। उसे सर क्या करते, ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट में एट कॉस्ट पे दिखा देते, एट कॉस्ट पे दिखा देते। ठीक, कॉस्ट ऑफ गुड्स डिस्ट्रीब्यूटेड एज फ्री सैंपल 8500। देखिए सर, जब आग लगी तो ये जो सैंपल वाला गुड्स था ये भी अपने पास अवेलेबल नहीं होगा, तो इसे भी हम क्या करते हैं, परचेज में से एडजस्ट कर देते हैं, क्योंकि ये आपका इनडायरेक्ट एक्सपेंडिचर होता है। ठीक है, चलिए, इनडायरेक्ट एक्सपेंडिचर मैंने आपके नॉलेज के लिए बता दिया, क्योंकि अकाउंटिंग फॉर इनकम्प्लीट रिकॉर्ड में अगर फ्री सैंपल आपने बांट रखे साहब एडवर्टीजमेंट के रूप में, तो आप क्या करते हैं, परचेज में से उसको माइनस कर देंगे और पीएनएल अकाउंट में चार्ज कर देंगे। ठीक, वाइल वैल्यूइंग द स्टॉक एट 31 मार्च 22 rupees 8000 were written off in respect of slow moving item, cost of which was rupees 12000। देखिए सर, अपने पास ना 12000 की कॉस्ट का माल था, ठीक है, जिसमें से हमने क्या किया साहब, 8000 राइट ऑफ कर दिया। तो हम पहले क्या करेंगे, यहाँ पे 8000 ऐड कर देंगे, तो 260 सर अपना क्लोजिंग स्टॉक की कॉस्ट आ जाएगी लास्ट ईयर की। ठीक जी सर, अब इस 260 के सर अगले साल ओपनिंग में क्या करेंगे, दो पार्ट कर लेंगे। 12000 सर हम क्या करेंगे, एज ए एबनॉर्मल आइटम, स्लो मूविंग आइटम, एबनॉर्मल आइटम अलग से दिखा देंगे। ठीक, और बैलेंस नॉर्मल आइटम अलग से दिखा देंगे। ठीक, अब इसमें सर जो बिक जाएगा माल, उतनी सेल वैल्यू टोटल सेल में से माइनस कर देंगे, बाकी सेल सर आपकी नॉर्मल सेल बन जाएगी। ठीक, नॉर्मल सेल पे जीपी रेशो लगा देंगे। ठीक, और जो सर आपका एबनॉर्मल आइटम का सेल है उसका कंपैरिजन करेंगे एबनॉर्मल आइटम की कॉस्ट के साथ, और जो डिफरेंस होगा वो प्रॉफिट और लॉस ऑन सेल ऑफ एबनॉर्मल आइटम होगा, जिसको हम लोग क्या करेंगे सर, एबनॉर्मल आइटम का जो अलग से हमने एक कॉलम बना रखा हो ट्रेडिंग अकाउंट के अंदर, उसमें बैलेंस एडजस्ट कर देंगे, मतलब प्रॉफिट और लॉस उस कॉलम में दिखा देंगे। ठीक, अगर एबनॉर्मल आइटम अपनी अनसोल्ड बच जाती है तो हम उसका क्लेम मांगेंगे, क्योंकि सर उसमें भी तो आग लगी होगी। ठीक, अब उसका क्लेम कैसे मांगेंगे सर, अगर क्वेश्चन साइड में कोस्ट पे अगर क्वेश्चन सर स्पेसिफाई कर देता इतने परसेंट क्लेम मिलेगा, तो हम उतने परसेंट उसका क्लेम निकालेंगे। जनरली सर क्वेश्चन उसको कोस्ट पे क्लेम दिलाता है। ठीक, A portion of these goods was sold at a loss of 4000 on the original cost of 9000। ये देखिए सर, अब आपने क्या किया, 9000 की कॉस्ट का माल बेच दिया, कितने पे सर, 5000 पे, तो लॉस कितना हो गया, 4000। तो हम 4000 का लॉस दिखा देंगे, 5000 सेल वैल्यू में से सर क्या करेंगे, माइनस कर देंगे। बिल्कुल ठीक है सर, और बैलेंस सर जो 3000 है उसे सर क्या करेंगे, एज ए एबनॉर्मल आइटम अलग से दिखाएंगे, और बाद में क्लेम निकालते हो सर उसे कंसिडर कर लेंगे उस वैल्यू पे जो क्वेश्चन कहेगा। द रिमाइंडर ऑफ द स्टॉक जो कि 3000 है, इज एस्टिमेटेड टू बी वर्थ ओरिजिनल कॉस्ट। ठीक है, तो हम ओरिजिनल कॉस्ट पे सर उसका क्लेम मांग लेंगे। ठीक, द वैल्यू ऑफ गुड्स सॉल्वेज वाज एस्टिमेटेड एट रुपीज 35,000। सॉल्वेज वैल्यू सर 35,000 आई है। ठीक, एक्चुअल लॉस ऑफ स्टॉक निकालते हैं हम क्या करेंगे सर, 35,000 माइनस कर देंगे। यू आर रिक्वायर्ड टू एसर्टेन द अमाउंट ऑफ क्लेम टू बी लॉस्ट विद द इंश्योरेंस कंपनी फॉर द लॉस ऑफ स्टॉक। अब यहां पे सर हम लोग क्या करेंगे, स्टेप फॉलो करेंगे। पहला स्टेप, कैलकुलेट जीपी रेशियो। इसके लिए क्या करेंगे, इमीडिएटली प्रीवियस ईयर का ट्रेडिंग अकाउंट बनाएंगे, जिसके अंदर सर आपका ओपनिंग स्टॉक 211 से आ जाएगा, क्लोजिंग स्टॉक 260 से आ जाएगा, ये परचेज आ जाएगी, ये आपका डायरेक्ट एक्सपेंडिचर आ जाएगा, 860 से आपकी सेल आ जाएगी, बैलेंस आपका सर जीपी आ जाएगा। ये देखिए, ये सर आपका जीपी आ गया, और जीपी रेशियो सर आपकी 20% आ गया, 172 डिवाइड बाई 860%, 20% आ गया। ठीक, चले जी सर, आइए इसके बाद क्या करेंगे सर, सबसे पहले ओपनिंग स्टॉक हम अलग अलग दिखाएंगे 248 और 12000 से। ये देखिए 260, जो सेल है सर उसमें 5000 माइनस कर देंगे, नॉर्मल सेल आ गई, और इसके ऊपर से 20% जीपी के हिसाब से जीपी निकाल लेंगे। बिल्कुल ठीक है सर, जो आइटम हमने एबनॉर्मल वाली बेची है 4000 का, उसके ऊपर लॉस आ गया, और 3000 उसका क्लोजिंग बैलेंस आ गया। ठीक, चलिए परचेज देखिए सर, अपना कितना था, 390 माइनस 8500, ये अमाउंट आ गया 381,500, और जो हमने एज ए पार्टनर ड्राइंग्स की है वो सर 52,000 की सेल वैल्यू की, तो 52,000 माइनस 20%, 41,600,
-381,500। आपका सर ये आ गया 339,900 परचेजेज। चलें जी सर, चलिए इसके बाद क्वेश्चन में आगे बढ़ते हैं। सर आपका वेजेज आ गया 78,000 से, बिल्कुल ठीक है। सेल की बात हमने कर ही ली है। सर कॉस्ट ऑफ गुड्स सेंट टू कंसाइनी, ये हम क्रेडिट में दिखा देंगे 44,800 से, ये देखिए ठीक जी सर। ये सर अपना क्लोजिंग स्टॉक आ गया। तो टोटल क्लोजिंग स्टॉक कितने से आ जाएगा? 143,500 नॉर्मल आइटम, एबनॉर्मल आइटम सर कॉस्ट पे क्लेम मिल रहा है, तो 146,500 वैल्यू स्टॉक ऑन द रेट ऑफ फायर आ गई। 35,000 का सर अपने सालवेज वैल्यू थी, तो कितने से आ गया ये? 146,500 माइनस 35,000 सर 111,500 से एक्चुअल लॉस ऑफ स्टॉक आ गया। अपना पॉलिसी का अमाउंट कितना है? सर पॉलिसी का अमाउंट अपना 120 है, ठीक है। तो एवरेज क्लोज लग जाएगा यहाँ पे 111,500 इंटू 120 डिवाइड बाई 146,500। सर जो पॉलिसी का अमाउंट है वो आपका इन कंपैरिजन टू वैल्यू स्टॉक ऑन द रेट ऑफ फायर कम होना चाहिए। प्लीज ध्यान देना, उसका कंपैरिजन वैल्यू स्टॉक ऑन द रेट ऑफ फायर से करते हैं, ना कि एक्चुअल लॉस से, फॉर द पर्पज ऑफ अप्लाइंग और नॉट अप्लाइंग ऑफ एवरेज क्लोज। तो 111,500 डिवाइड आ जाएगा सर आपका 146,500 इंटू आएगा 120 91,331, ये आपका क्लेम अमाउंट आ गया। आगे बढ़े जी सर, चलिए क्वेश्चन 5 का बी पढ़ेंगे। ये क्वेश्चन आपका इन्वेस्टमेंट इन डिवेंचर का क्वेश्चन है, इवन इन्वेस्टमेंट इन कन्वर्टेबल डिवेंचर का क्वेश्चन है। सर अगर आपका क्वेश्चन है इन्वेस्टमेंट इन डिवेंचर का या फिर रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर का, हमेशा डायग्राम बनाइए, क्योंकि हमें क्या करना होता है साहब, हमें ना इंटरेस्ट कैलकुलेट करना होता है। कब से कब तक? फ्रॉम ड्यू डेट से लेकर डेट ऑफ ट्रांजेक्शन तक या ईयर एंड तक। और कई बार बच्चे ना उसमें गलती कर जाते हैं, इसलिए आपको क्या करना चाहिए, हमेशा डायग्राम बनाना चाहिए, ठीक जी सर। सर जब आप इन्वेस्टमेंट इन डिवेंचर करते हैं, ठीक, जब आप इन्वेस्टमेंट परचेज करते हैं तो उस केस में जिस डेट पे आप इन्वेस्टमेंट परचेज करेंगे, ड्यू डेट से लेके उस डेट तक आप इंटरेस्ट पे करेंगे, इररिस्पेक्टिव ऑफ कि आपके ट्रांजेक्शन कम इंटरेस्ट है एक्स इंटरेस्ट है। ड्यू डेट पे आप इंटरेस्ट रिसीव करेंगे। और अगर आप डिवेंचर में जो आपने इन्वेस्टमेंट कर रखी है उसको बेचते हैं, तो जिस डेट पे आप सेल करेंगे, ड्यू डेट से लेके डेट ऑफ सेल तक का इंटरेस्ट रिसीव करेंगे, इररिस्पेक्टिव ऑफ ट्रांजेक्शन कम इंटरेस्ट है एक्स इंटरेस्ट, ठीक। अगर ट्रांजेक्शन आपकी कम इंटरेस्ट है, इट मीन्स क्या है कि सर जो ट्रांजेक्शन का प्राइस डिसाइड हुआ है उसमें इंटरेस्ट का अमाउंट भी इंक्लूड है, तो आप क्या करेंगे साहब, इंटरेस्ट का अमाउंट माइनस कर देंगे, ठीक। चलिए क्या लिखते हैं, ए लिमिटेड परचेज्ड ऑन 1st April 22 8% कन्वर्टेबल डिवेंचर इन सी लिमिटेड ऑफ द फेस वैल्यू ऑफ रुपीज 2 लाख एट रुपीज 108। अगर क्वेश्चन साइलेंट है कि आपकी ट्रांजेक्शन कम इंटरेस्ट एक्स इंटरेस्ट, हम हमेशा क्या मान के चलेंगे सर, एक्स इंटरेस्ट मान के चलेंगे, ठीक। ऑन 1st July 22 A Limited purchase another rupees 1 lakh डिवेंचर एट रुपीज 112 कम इंटरेस्ट। अभी मैं डायग्राम बनाऊंगा, एक बार ये चेक कर लेते हैं कि एक तो आपका अकाउंटिंग ईयर कौन सा है। सर हमारा जो अकाउंटिंग ईयर है वो है सर आपका 31 दिसंबर बताया उसने, तो 1 जनवरी से अपना अकाउंटिंग ईयर स्टार्ट हो रहा है। चलिए A Limited purchased on 1st April 22 8% convertible debenture in C Limited of फेस वैल्यू ऑफ रुपीज 2 लाख एट रुपीज 108। मैं एक काम और करूंगा यहाँ पे, आप भी उस चीज को फॉलो करें। हम लोग क्या करेंगे, अप द लाइन परचेज लिख लेते हैं और बिलो द लाइन सेल लिख लेते हैं, ताकि हमें परचेज सेल आइडेंटिफाई करने में कोई इशू ना आए, ठीक। परचेज देखिए कितने से किया आपने, 2 लाख की फेस वैल्यू का 108 पे, ठीक है। ऑन 1 जुलाई को A Limited purchased another 1 lakh डिवेंचर एट रुपीज 112 कम इंटरेस्ट, ओके। सर आपने फिर से परचेज किया 1 लाख के किस रेट पे, 112, और ये आपका कम इंटरेस्ट है, ठीक है। ऑन 1 अक्टूबर 80,000 डिवेंचर वर सोल्ड एट रुपीज 105, ओके।
1 अक्टूबर को उसने सेल कर दिया कितने के, 80,000 के @105, कुछ भी नहीं लिखा तो एक्स इंटरेस्ट मानेंगे, ठीक। ऑन 1 दिसंबर 22 सी लिमिटेड गिव ऑप्शन फॉर कन्वर्जन ऑफ 8% कन्वर्टेबल डिवेंचर इनटू इक्विटी शेयर ऑफ ₹10 ईच। सर 1 दिसंबर को कंपनी ने क्या किया, डिवेंचर होल्डर को ऑप्शन दिया कि वो इक्विटी शेयर में कन्वर्ट करा सकते हैं। ए लिमिटेड रिसीव्ड 5,000 इक्विटी शेयर इन सी लिमिटेड इन कन्वर्जन ऑफ 25% डिवेंचर हेल्ड ऑन दैट डेट। ओके सर 1 दिसंबर को जितने अपने पास डिवेंचर थे 20% डिवेंचर के बदले हमने क्या किया सर, 5,000 इक्विटी शेयर ले लिए, यही लिखा देखिए। ए लिमिटेड रिसीव्ड 5,000 इक्विटी शेयर इन सी लिमिटेड इन कन्वर्जन ऑफ 25% डिवेंचर हेल्ड ऑन दैट डेट। मैं आपसे एक छोटी सी बात पूछता हूँ, आपने 4 चेयर परचेज की 4,000 में, ठीक है, 2 चेयर एक्सचेंज करके आपने एक टेबल ले ली, बताइए टेबल की कॉस्ट कितनी सर, 2,000, क्योंकि 2 चेयर की कॉस्ट आपकी 2,000 है। ऑन द सेम टू नहीं हम लोग क्या करेंगे साहब, 1 दिसंबर को देखेंगे कि जितने अपने पास डिवेंचर हेल्ड है उनकी कॉस्ट कितनी है, उसके 25% कॉस्ट के बराबर सर क्या होगा, 5,000 इक्विटी शेयर की कॉस्ट मान ली जाएगी, ठीक। द मार्केट प्राइस ऑफ डिवेंचर एंड इक्विटी शेयर इन सी लिमिटेड ऑन 31 दिसंबर 110 and 15 respectively. Interest on debenture is payable each year on 31st March and 30th September. सर ड्यू डेट कब कब की है, 31 मार्च ड्यू डेट, 30th सितंबर ड्यू डेट। चलिए, interest on debenture is payable each year on 31st March and 30th September. Prepare investment account in the books of A Limited on average cost basis for the accounting year. सर यहाँ पे हम लोग पता क्या करेंगे सर, दोनों इन्वेस्टमेंट अकाउंट बनाएंगे। सर दो इन्वेस्टमेंट कहाँ पे, यहाँ पे सिर्फ डिवेंचर में, यहाँ पे इक्विटी शेयर में भी तो है। जो आपके 25% डिवेंचर कन्वर्ट हुए इक्विटी शेयर में 5,000 इक्विटी शेयर के बदले, तो वो भी तो इन्वेस्टमेंट है जी सर। चलिए शुरू कर लेते हैं। सबसे पहले सर आपका ओपनिंग बैलेंस कुछ भी नहीं है, ठीक है। 1 अप्रैल को ट्रांजेक्शन स्टार्ट हुई है। अब सर जिस व्यक्ति से आपने ये डिवेंचर परचेज किए होंगे उसको लास्ट टाइम ब्याज कब मिला होगा सर, 31 मार्च को, तो अब यहाँ पे आपको कोई भी ब्याज नहीं पे करना। तो 2 बैंक आएगा 2 लाख और 2,16,000। चलिए इसके बाद देखिए सर 1 जुलाई को आपने सर 1 लाख परचेज किए 112 के हिसाब से, ठीक है, तो 1,12,000 कॉस्ट आ गई, बिल्कुल ठीक है सर। अब जिस व्यक्ति से आपने डिवेंचर परचेज किए होंगे उसे लास्ट टाइम ब्याज कब मिला होगा सर, 31 मार्च को, तो 3 मंथ का ब्याज सर आप पे करेंगे क्योंकि नेक्स्ट ड्यू डेट पे ब्याज आपको मिलने वाला है। और रेट ऑफ इंटरेस्ट 8% है, तो 1 लाख इंटू 8%, 3 मंथ का सर ये आ गया आपका 2,000 आ गया जी सर। अब 1,10,000 आपकी कॉस्ट आ जाएगी क्योंकि कम इंटरेस्ट है, 2,000 आपने क्या किया इंटरेस्ट पे कर दिया, 1,10,000 कॉस्ट आ गई। आगे देखते डायग्राम पे, ये हो गया हाँ जी सर। 30 सितंबर को सर हम लोग क्या करेंगे, 3 लाख पे 6 मंथ का इंटरेस्ट लेंगे, 12,000 आ गया। चलिए इसके बाद सर ट्रांजेक्शन कब की है, 1 अक्टूबर की। आपने क्या किया 80,000 के डिवेंचर 84,000 में सेल कर दिए, ठीक है। और इस डेट पर सर अपने पास जो डिवेंचर हेल्ड थे वो थे 3 लाख की थी फेस वैल्यू और आपका 326 कॉस्ट। ये आ गया सर आपका 86,933 कॉस्ट आ गई, तो 84,000 माइनस आएगा 86,933, तो 2,933 सर लॉस ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट इन डिवेंचर आ गया। ये देखिए आगे देखिए क्वेश्चन क्या लिखता है सर। 1 दिसंबर को 25% डिवेंचर हमने क्या किया 5,000 इक्विटी शेयर के बराबर कन्वर्ट करा लिया, ठीक। अब यहाँ पे देखिए सर 1 दिसंबर को अपने पास डिवेंचर कितने होंगे सर, 3 लाख में से 80,000 के बेच दिए तो 220 की फेस वैल्यू के होंगे, बिल्कुल ठीक है। इसका 25% कितना आएगा सर, 220 का 25% सर 55,000 की फेस वैल्यू के डिवेंचर आ जाएंगे, ठीक। अब यहाँ पे सबसे पहले सर कॉस्ट कितनी आएगी देखिए सर, 3,26,000 कॉस्ट है 3 लाख की फेस वैल्यू की, तो 55,000 की फेस वैल्यू की कॉस्ट कितनी आएगी
सर ये आएगी 59767। चले जी सर। अच्छा, एक तो सर हम क्या करेंगे, इस कॉस्ट को हटा देंगे। एक बात और सर, जब डिवेंचर इक्विटी शेयर में कन्वर्ट हो जाएंगे तो उस केस में सर आपको ऑन द रेट ऑफ कन्वर्जन क्या करना पड़ेगा, एज ए कंपनी सर इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा। एज ए इन्वेस्टर सर आपको इंटरेस्ट मिलेगा, ठीक। तो हमें इंटरेस्ट मिलेगा कितने से, 55,000 पे 8% आपका 2 मंथ का। सर 733, आइए 1 दिसंबर को देखिए सर, ये आपने कन्वर्ट कर दिया इक्विटी शेयर में और 733 के आ गया इंटरेस्ट आ गया, ठीक। एक बात और सर, जब आप इसे इक्विटी शेयर में कन्वर्ट करेंगे तो 5,000 इक्विटी शेयर की कॉस्ट बन जाएगी। एंट्री पास करेंगे, इन्वेस्टमेंट इन इक्विटी शेयर अकाउंट डेबिट टू इन्वेस्टमेंट इन डिवेंचर अकाउंट, ठीक। ये कॉस्ट बन गई। आगे बढ़े, हाँ जी सर। अब देखिए सर, अपने पास 220 में से 55,000 के सर हमने क्या किया है, कन्वर्ट कर दिया, तो 165 की फेस वैल्यू के डिवेंचर अपने पास बच गए। तो इसकी कॉस्ट कितने से आएगी, एक तो वो निकालनी है आपका सर 326 डिवाइड बाई 3 लाख। इसका एक अल्टरनेटिव और भी, वो मैं आपको कराऊंगा। 179 आपका 300 आ गया, बिल्कुल ठीक है सर। अच्छा, एक आपको एक्यूरेट इंटरेस्ट रिकॉर्ड करना पड़ेगा 3 मंथ का। सर वो 3300 आ गया, ये देखिए। चले जी सर, इंटरेस्ट सर आपका पीएनएल अकाउंट में ट्रांसफर हो जाएगा। आप मेरी बात को बड़े ध्यान से सुनना सर। इस क्वेश्चन में अगर यहाँ पे परचेज होती, मतलब 1 अक्टूबर के बाद यहाँ पे जो आपने इन्वेस्टमेंट बेची है और 1 दिसंबर से पहले अगर यहाँ परचेज होती, तो फिर हमें ना वेटेड एवरेज अमाउंट और भी कंसिडर करना पड़ता। पता हम फिर कैसे कंसिडर करते हैं, आपके लिए नॉलेज के लिए बता देता हूँ। 326 माइनस सर जो आपने 80,000 के डिबेंचर बेचे थे उसकी कॉस्ट कितनी है सर, उसकी कॉस्ट है 86,933 डिवाइड बाई 3 लाख माइनस 80,000, 220 कॉस्ट आ गई। सॉरी 220 की फेस वैल्यू की जो कॉस्ट आई है, 220 की फेस वैल्यू की जो कॉस्ट आई है वो आ गई सर आपकी 239,067। फिर हम ऐसे कॉस्ट कंसिडर करते हैं प्लस सर जो परचेज करते हैं। अगर आप इस के बेस पे भी वैल्यू निकालेंगे तो सेम ही आएगी, क्योंकि आगे परचेज नहीं है। बट मैंने आपकी नॉलेज के लिए एक एक्स्ट्रा कंसेप्ट आपको बता दिया। ये देखिए 55,000 की कॉस्ट आ गई, और अगर आप 165 की कॉस्ट निकालेंगे तो 165 की कॉस्ट आ गई, ठीक। चलिए अब हम क्या करेंगे साहब, इस कॉस्ट का कंपैरिजन करेंगे किसके साथ सर, मार्केट प्राइस के साथ, जो कि कितने परसेंट है सर, 110% है। तो एक काम करते हैं, 165 इंटू 110%। सर आपकी मार्केट प्राइस ज़्यादा है तो कॉस्ट के हिसाब से वैल्यू करते हैं। ऑन द सेम टर्निंग सर, इक्विटी शेयर का जो मार्केट प्राइस है वो कितने से है, 5,000, और पर से 5,000 नंबर ऑफ शेयर है, और आपका पर शेयर जो मार्केट प्राइस है इक्विटी शेयर का वो 15 है। तो इंटू 15, 75,000 सर क्या आ गया, मार्केट प्राइस आ गया। इन कंपेरिजन टू कॉस्ट ज़्यादा, तो कॉस्ट पे क्या करेंगे इसे वैल्यू करते हैं। चले जी सर, चलिए इसी के साथ सर हम आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन 6 का ए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, और ये कई बार पूछा गया थ्योरी का क्वेश्चन है, एक बार इसे रीड कर लेना, बड़ा आसान सा क्वेश्चन है, ठीक। चलिए 6 के ए के अंदर ऑप्शन दिया, एक्सप्लेन मॉनेटरी आइटम एज पर AS 11। देखिए साहब, मॉनेटरी आइटम कौन सी होती है सर, वो आइटम होती है जो 3 कंडीशन पूरी करती है। पहली, वो असेट या लायबिलिटी हो सकती है, वो रिसीवेबल या पेबल इन फॉरेन करेंसी हो सकती है। थर्ड सर, उसका अमाउंट अंडर एनी बाइंडिंग कॉन्ट्रैक्ट क्या हो, फिक्स हो, डिटर्मिनेबल हो, ठीक। हाउ आर फॉरेन करेंसी मॉनेटरी आइटम टू बी रिकॉग्नाइज एट ईच बैलेंस शीट डेट, सर क्लोजिंग डेट में हम क्या करेंगे सर, उसे रिकॉर्ड करेंगे। और हाँ, जो भी कैरिंग अमाउंट के साथ डिफरेंस होगा उसे सर हम क्या करेंगे, पीएनएल अकाउंट के अंदर लेके जाएंगे एज ए फॉरेन एक्सचेंज गेन और लॉस, एक्सेप्ट सर जहां पे कंपनी पैरा 46 या 46A अप्लाई करती है, एंटिटी बोलूंगा मैं, ठीक। क्लासीफाई द फॉलोइंग एज मॉनेटरी और नॉन मॉनेटरी आइटम। शेयर कैपिटल सर नॉन मॉनेटरी है, ट्रेड रिसीवेबल सर मॉनेटरी है, इन्वेस्टमेंट नॉन मॉनेटरी है क्योंकि इसकी वैल्यू फ्लक्चुएट होती है सर, फिक्स रेट सर नॉन मॉनेटरी, ठीक। भी देखिए सर, ये क्वेश्चन आपका हायर परचेज का क्वेश्चन है सर। क्वेश्चन में कैश प्राइस मांगा गया, कैश प्राइस हम लोग कैसे निकालते हैं साहब, हम लोग सर रिवर्स कैलकुलेशन करते हैं। फॉर्मूला होता है इंस्टॉलमेंट प्लस प्रीवियस प्रिंसिपल डिवाइड बाय 100 प्लस रेट इंटू 100, ठीक।
रिवर्स कैलकुलेशन जैसे मैंने आपको बताया, हम लोग क्या करेंगे, लास्ट इंस्टॉलमेंट से स्टार्ट करेंगे, ठीक। A acquired on 1st January 22 a machine under a hire purchase agreement which provide for 5 half-yearly installment of 6,000 each. ठीक है। द फर्स्ट इंस्टॉलमेंट बीइंग ड्यू ऑन 1st July 22. ओके, 6 मंथ का गैप है यहाँ पे भी, ध्यान देना, ठीक। और इसके बाद 6 मंथ का गैप है। कोई डाउन पेमेंट तो नहीं, नहीं सर। एज्यूमिंग दैट द एप्लीकेबल रेट ऑफ इंटरेस्ट इज 10% पर एनम, और अगर हाफ ईयर की बात करें तो 5% आ जाएगा। कैलकुलेट द कैश वैल्यू ऑफ द मशीन, ऑल वर्किंग शुड फॉर्म पार्ट ऑफ द आंसर। तो हम लोग क्या करेंगे सर, लास्ट इंस्टॉलमेंट 6,000 से, जी सर, डिवाइड बाई, इसमें प्लस प्रीवियस प्रिंसिपल ऐड करेंगे, लेकिन लास्ट इंस्टॉलमेंट से प्रीवियस प्रिंसिपल कोई भी नहीं होगा अगर हम लास्ट से स्टार्ट करते, रिवर्स स्टार्ट करते, ठीक। डिवाइड बाई 1.05, ये प्रिंसिपल आ गया, जी सर। अब क्या करेंगे, करंट इंस्टॉलमेंट ऐड कर दी, डिवाइड बाई 1.05, प्रीवियस प्रिंसिपल इसमें हमने जोड़ दिया था, ये क्यूमुलेटिव 2 प्रिंसिपल आ गए, 6,000 डिवाइड बाई 1.05, 3 प्रिंसिपल आ गए, प्लस 6,000 डिवाइड बाई 1.05, 4 प्रिंसिपल आ गए, प्लस 6,000 डिवाइड बाई 1.05, 5 प्रिंसिपल आ गए। अगर कोई डाउन पेमेंट होती है तो हम उसको ऐड कर देते, ठीक। कई बार सर क्या होता है, जो फर्स्ट इंस्टॉलमेंट होती है ना उसमें टाइम गैप अलग होता था, अकॉर्डिंगली हमें क्या करना होता सब, अकॉर्डिंगली हमें इंटरेस्ट को कंपाउंड करना होता है, ठीक। ये देखिए 2597 से। चलिए फर्स्ट का सी देखेंगे, प्री पोस्ट इनकॉर्पोरेशन का क्वेश्चन है। मैं ऐसे क्वेश्चन में हमेशा एक बात बोलता हूँ कि आपको डायग्राम जरूर बनाना चाहिए ताकि रेशो आप आराम से आइडेंटिफाई कर पाए, ठीक। द बिजनेस कैरिड ऑन बाई कमल अंडर द नेम ऑफ के, कमल है तो अपना नाम के तो रखेगा ही, बिल्कुल ठीक है। वाज टेकन ओवर, मतलब अपने बिजनेस का नाम के से तक स्टार्ट करेगा, ओवर एज ए रनिंग बिजनेस विद इफेक्ट फ्रॉम 1st April 20 बाई संजना लिमिटेड विच वाज इनकॉर्पोरेटेड ऑन 1st July 20। ओके, 1st April 20, 1st July 20 से सर इनकॉर्पोरेशन हो गया, बिल्कुल ठीक है। द सेम सेट ऑफ बुक्स was continued since there was no change in the type of business and the following particulars of the profit for the year ended 31st March 21 were as available। सर आपको सेल दे दी प्रायर पीरियड की सर 10,000 से और बाद की 40,000 से, तो सेल रेशो सर 1:4 आ गई, और ईयर एंड का हुआ 31st मार्च 21 को हुआ है, तो सर आपका जो टाइम रेशो है 3 और 9, 1:3 आ गया, ठीक। जी सर, एक बार एडजस्टमेंट देख लें। द परचेज प्राइस इंक्लूडिंग कैरिज इनवर्ड, आपका परचेज और कैरिज इनवर्ड इसकी बात कर रहा है। फॉर द पोस्ट इनकॉर्पोरेशन पीरियड हैड इंक्रीज बाई 10% एज कंपेयर टू प्री इनकॉर्पोरेशन पीरियड। सर यहाँ पे 10% बढ़ गया है, ठीक है। यहाँ कोस्ट 1 है तो यहाँ कोस्ट सर 1.1 है, बिल्कुल ठीक है। आगे देखिए, नो स्टॉक वर कैरिड आइदर एट द बिगिनिंग और एट द एंड, ठीक है। You are required to prepare a statement showing the amount of pre and post incorporation period profit stating the basis of allocation of expenses। ओके, आइए, तो सर यहाँ पे आपका इन्वेंट्री है नहीं, ठीक है। तो आपका जो सर परचेज का और कैरिज इनवर्ड की रेशो बनेगी वो बन जाएगी सर 3:1, और यहाँ पे 1.1 है तो आपका 9.9। तो हम ऐसा कह सकते हैं साहब यहाँ पे 1:3 है टाइम रेशो, जी सर। तो आपका 1 आ जाएगा और ये आ जाएगा 3.3 आ जाएगा, या आप ऐसे लिख सकते हैं साहब, इसको 3 और 9 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 3 आ गया, जी सर, और ये 9.9 आ गया, 3 से डिवाइड हो जाएगा तो 1 आपका 3.3 आ गया। चले जी सर, देखिए सेल सर आप डायरेक्ट दिखा देंगे, सेलिंग एक्सपेंसेस सेल रेशो से बढ़ जाएगा, प्रीलिमिनरी सर पोस्ट में आएगा। आइए मैं साथ साथ टिक भी करा देता हूँ, आपका सेलिंग एक्सपेंसेस सर सेल रेशो के हिसाब से आ जाएगा, ठीक है। प्रीलिमिनरी सर आपका पोस्ट में आ जाएगा। सैलरी टाइम रेशो से, डायरेक्टर फी सर पोस्ट में। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल सर आपका प्री में आएगा क्योंकि अप टू द डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आ गया, डायरेक्टर आपका पोस्ट में आ गया, डायरेक्टर फी सैलरी से टाइम रेशो के हिसाब से आ गई, ठीक। चलिए, डेप्रिसिएशन टाइम रेशो, रेंट टाइम रेशो, परचेज और कैरिज इनवर्ड 1:3.3 के रेशो में। ये आपका जीप पे आ गया, ये आपका नेट प्रॉफिट आ गया साहब, ये आपका कैपिटल नेचर का लॉस आ गया और लॉस प्रायर टू इनकॉर्पोरेशन, और ये आपका सर रिवेन्यू नेचर का नेट प्रॉफिट आ गया। डी देखिए,
क्वेश्चन आपका ये AS11 का क्वेश्चन है। देखिए क्या लिखता है, ट्रेड रिसीवेबल ऑफ PP लिमिटेड इंक्लूड अमाउंट रिसीवेबल फ्रॉम P लिमिटेड रुपीज 20,150 recorded at the prevailing exchange rate on the date of sale. Transaction recorded at USA $1 equal to 73.5. तो फॉरेन करेंसी में रिसीवेबल कितने से आ जाएगा, 20,150 डिवाइड बाई 73.4, सर ये आ गया आपका 27250 आ गया डॉलर। द एक्सचेंज रेट ऑन बैलेंस शीट डेट कितने से था सर, 73.60 से, तो 0.20 से सर आपका रेट बढ़ गया है, तो आपको फायदा हो गया क्योंकि आपका रिसीवेबल है। तो 27250 इंटू आएगा आपका 0.2, ये फायदा हो गया 5450, ये आप P&L अकाउंट में एज ए इनकम लेके जाएंगे। और रीस्टेट करने की बात करें सर तो आपका अमाउंट कितना आएगा, रीस्टेटेड अमाउंट 27250, सर ये आएगा आपका 20,05,600। ठीक, एक्सचेंज रेट ऑन 1 अप्रैल सर इरेलीवेंट है। हाँ, अगर क्वेश्चन में सर उस दिन आपको पैसे मिलते, रिसीव करते फॉरेन करेंसी में, ठीक, तो फिर हम लोग क्या करते सर, उसे बैंक से रिलाइज कराते, जो डिफरेंस होता है उसे फॉरेन एक्सचेंज डिफरेंस में लेके जाते, क्योंकि आपने बैलेंस शीट डेट पे क्लोजिंग रेट के हिसाब से रीस्टेट कर दिया होगा, तो फिर डिफरेंस सर P&L अकाउंट के अंदर लेके जाते। ठीक, यू आर रिक्वायर्ड टू कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ एक्सचेंज डिफरेंस एंड ऑल्सो एक्सप्लेन द अकाउंटिंग ट्रीटमेंट नीडेड इन द अबाउट 2 केसेज एज पर AS11 इन द बुक्स ऑफ PP लिमिटेड। ये पता 2 केसेज क्यों लिखा हुआ है, एक्चुअली ना ये जो क्वेश्चन है ना, इसमें सिर्फ 2 ट्रांजेक्शनें होती है, जो ओरिजिनल क्वेश्चन है। इस ने क्या किया, इसमें से एक ट्रांजेक्शन उठा ली और यहाँ लाइन चेंज करना भूल गए वो लोग ने। ठीक है, इन द अबव केस लिख लेंगे वैसा सर, 5450 का आप क्रेडिट कर देंगे P&L अकाउंट में। ठीक, इसी के साथ MTP2 ऑफ इंटर अकाउंट फॉर मई 23 अटेम्प्ट समाप्त होती है। मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, आपने खूब सारी मेहनत करनी है, अब अपने पास बिल्कुल लिमिटेड सा टाइम है, आपने इसे बेस्ट से बेस्ट यूटिलाइज करना है, एक सिंगल सेकंड भी वेस्ट नहीं करनी है, खूब सारी मेहनत करके अच्छा रिजल्ट लेके आना है, अपना, पेरेंट्स का और हमारा नाम रोशन करना है। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट, गॉड ब्लेस यू। और हाँ, इस बार एग्जाम का